मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उससे संबंधित एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ चारों यूनिट का रिवीजन कराऊंगा मैं। और इस वीडियो को देख लोगे तो आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ ये पीडीएफ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का दे रखा है, उस पर क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना नोट्स की। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर और भी 3-4 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, वो पढ़ लेना। और अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे मैंने किताब का लिंक लगा रखा है, वो किताब खरीद के आप पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। साथ के साथ अगर आप और भी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो प्रोडक्ट वाले लिंक पे यहाँ पर क्लिक करके खरीदोगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है वो क्या है? ज्ञान, नॉलेज क्या होता है। तो पहले परिभाषा देखते हैं। ज्ञान क्या होती है? ज्ञान वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने चारों ओर की घटनाओं, वस्तुओं और अनुभवों को समझते हैं। मतलब ज्ञान क्या है? जिसके माध्यम से हम अपने चारों ओर की घटनाओं को समझते हैं। अच्छा देखो, जब आप बचपन में थे तो बचपन में आपके सामने कैसे सवाल दिमाग में चीजें आया करती कि भाई ये पंखा कैसे घूमता है ना। आज मैं होमवर्क नहीं करके गया तो टीचर ने मुझे मारा, मुझे पढ़ना ही क्यों चाहिए, है ना, मैं पढ़ के क्या करूंगा जीवन में। ये सब सवाल आपके जीवन में आते थे ना, है ना, कि खिलौना टूट गया तो मुझे मम्मी जी मारेगी। ये सब आपके सामने सवाल आते थे। क्या आज वो सवाल तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने आते हैं? क्या तुम पूछते हो कि भाई ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नहीं पूछते ना, क्योंकि आपको उन सब चीजों के अब जीवन में जवाब मिल चुके हैं। कैसे मिले? क्योंकि आपने थोड़ा बहुत विज्ञान में पढ़ा कि भाई पंखा चलता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। समझ में आ गया? तारे टिमटिमाते हैं, आपके सामने रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इन सब चीजों से आप चीजों को समझते चले गए, है ना। अब आपके सामने जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या और है कि भाई मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है ना, ये सब जो घटनाएं हो रही है मेरे जीवन में क्यों हो रही, ऐसे सवाल है। कल आपके सामने ये इन सवालों का आपके सामने सवाल नहीं रहेंगे, आपको इनके भी जवाब मिल जाएंगे। कैसे आप जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हो और इन सब सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं, किसके माध्यम से? आपको ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है कोई भी आदमी ने? की का माध्यम से। पहला तरीका है ज्ञान प्राप्त करने को, अनुभव, है ना। ताबर प्रणाम थन, सबसे पहले तेरी मम्मी कहा करती कि बेटा इतुआ का हाथ मत लगा दी, नहीं क्यों जगो हाथ जल जाओ, लेकिन थे कौन रुकिया, पहले थे लगा के देखो, जय लगायो जय थारो तो हाथ बड़े और थे भाग गया रोता, है ना। जब था पहली बार मेरे पट्टे की यह चीज गर्म है या अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ आ गया ना। तो ये तुम्हारे जीवन के क्या थे? अनुभव थे, है ना। आप जीवन में और बड़े हुए, आपको पता चला कि भाई पहली बार थानतार घर का कहा करता कि बेटा की मोटरसाइकिल थोड़ी धीरे चलाया कर, थे थोड़ी मान गया ना ना ना, खूब आठा मंडाया करता। एक दिन क्यों हो थारो गलती क्यों की कोई कठे मोटरसाइकिल बैठ गई तो थे पड़ा गदम दे और पा थारा थोड़ा आठ चट गया जा थान बेरो पाटे की ओहो नुकसान तो वह बड़ा। तो ये आपके जीवन के अनुभव हैं जो आपको धीरे धीरे समझदार बनाते चले जाते हैं। पहला तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका होता है तर्क के माध्यम से। तर्क के माध्यम से कैसे होते थे? दो दोस्तों, मान लो कि ए और बी, है ना, एक भाई रामू श्यामू दो दोस्त थी, दोनों जना करने बैठे हैं, अभी बात करने लग रहे हैं कि चीज का बारे में कि भाई अभी जो थोड़ा सा दिनों के अंदर भारत है जो चाइना के साथ के बना रहे हैं, अपना संबंध सुधार रहे हैं, हर दो टॉपिक पर क्या करना लग रहे हैं, आपस में बातचीत करना लग रहे हैं। समझ, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अपन बातचीत करें। तो अब जब दोनों एक दूसरे पर बातचीत करेंगे तो वो कुछ अपने तर्क रखेगा, आप कुछ, रामू कुछ तर्क रखो, श्यामू खवो कि भाई जी बढ़िया है, वो खवो ओहो बढ़िया किया अपना तो अया का काम करे, समझ, अपनी जमीन दबाए बैठे। अया की बात, दोनों तरफ से तर्क वितर्क होता है तो आप क्या सीखते हो? उसके माध्यम से भी काफी चीजें सीखते हो। इसको क्या बोलते हैं? डिबेट के माध्यम से सीखना। तो जीवन में आप रीजनिंग करके, तर्क करके भी चीजों को सीखते हो। अगला तरीका क्या होता है? वैज्ञानिक प्रयोग करके, है ना। वैज्ञानिक प्रयोग जैसे कि आपको जीवन में प्रैक्टिकली आप काफी कुछ चीजें करके जीवन में सीखते हो, है ना। कि वैज्ञानिक तर्क से जैसे अपन बहुत सी चीजें समझते हैं, जहाँ की वैज्ञानिक तर्क आप समझ जाओगे साइंस वाले स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि भाई बचपन में आपके मदर फादर ने आपको समझाया कि बेटा ओ काम मत करिए, ओ काम करें क्यों नुकसान हो जाए, लेकिन ते सदा करो और पात हनबेर पाटे को नुकसान है। तो यो क्या, यो वैज्ञानिक प्रयोग। तो इंसान प्रयोग के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से और तर्क के माध्यम से जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करता है। अच्छा, अब बात करें शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को जानना को नहीं, मतलब थे महाराणा प्रताप का पूरे जीवन का बारे में जानो, तो यो ही सिर्फ ज्ञान को नहीं। थाने राजस्थान जिक्के की बात करना लग जाए, महाराणा प्रताप
के बारे में सबके में बता दो थे, कुछ ही पूछ लो था हर चीज के बारे में, लेकिन सिर्फ जीवन में यही ज्ञान नहीं है, यही शिक्षा का नहीं है ना। कुछ बच्चे अपने आप को, कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने आप को तथ्यों के माध्यम से ज्ञानी दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई जी मन अगर ते पूछो तो 50 तक पढ़ा है ना। गांव में कई कई बूढ़ा आदमी पूछो वो थारकन जाकर न जाके बैठो का बैठते हैं खगो थान क्या की गणित है अठन्नी को थान चमन्नी को साफ कौन करना है ना। पहले के समय चलता, तब तो रुपए चलते ना, पहले चमन्नी को साफ करना, लेकिन आज के समय क्या हमें जरूरत है इन सब चीजों की? नहीं जरूरत है। तो वास्तविकता में ज्ञान होता क्या है, वास्तविकता में सत्य क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में अपन समझेंगे। क्या होती है? सत्य को समझना, निर्णय क्षमता को विकसित करना। सत्य समझना के भाई आज का समय अपना चमन्नी को अठन्नी को समझने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि बच्ची जरूरत ही को नहीं है ना। आज के समय आपको कितना ज्ञान होना चाहिए? आपके समय आपको बस बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी का काम तो आपको मोबाइल कर देगा, कैलकुलेटर है इसके अंदर। तो ये क्या, आपको जीवन में अपनी सत्यता का ज्ञान होना चाहिए। निर्णय लेने व क्षमता विकसित करना, जीवन में के घटना मेरे के लिए सही है, के मन जीवन में करना चाहिए, के नहीं करना चाहिए। भाई मान लो है ना कि मेरी थर्ड मेरो जिक्के बढ़िया है, राजस्थान जिक्के बढ़िया, हिंदी बढ़िया है, तो मैं क्या की तैयारी कर सकूं? ऐसा ही की तैयारी कर सकूं। समझ में आ गया ना? क्यों भाई? हो सकता है मेरी गणित अच्छी नहीं है, मेरा और विषय कमजोर है, लेकिन मेरे दो विषय पर मेरी ऐसी पकड़ है कि किसी की नहीं है, तो मैं किसकी तैयारी कर सकता हूँ? ऐसा की तैयारी कर सकता हूँ। बेहतर विकल्प है मेरे लिए। तो यही है कि इसको क्या कहते हैं, आप बेहतर निर्णय ले सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जीवन में हमेशा बेहतर निर्णय लोगे। और जीवन उपयोगी दृष्टिकोण बनाना, आप अपने समाज में अपने आप को इतने विकसित बनाओगे कि थारक समाज के लिए भाई फलानी आदमी की है, बात भी चोखी करे, काम भी चोखा करे। समझ में आ गया? तो यही कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। तो पहला टॉपिक है, मेरे हिसाब से सारी चीज समझ में आ गई होगी। आप समझेंगे ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला आता है सत्य व प्रामाणिकता। ज्ञान का क्या होता है? कोई भी ज्ञान होता है वो किस पे आधारित होता है? तथ्यों और प्रमाणों पे आधारित होता है। अब क्यों भाई थे थारा पिताजी ने पूछो, पहले टावर था दादा ने पूछो कि दादा अगली पृथ्वी में क्या पर टिक रही है? थालो दादो बोलो बोलो गा बोलो क्या पर टिक रही है? को गा का सींग पर टिक रही है। थन विश्वास हो गए बात पे? को नहीं हुआ है। क्यों को नहीं हुआ है? क्योंकि थन बेरो है, विज्ञान का आधार पे, तथ्यों का आधार पर थे सब चीजें समझ चुके हो। गुणन के वह है, अक्ष के अक्षांश के वह, हर चीज आपको पता है, पूरा ज्योग्राफिकल का सारा सिस्टम पता है। तो आपको पता है कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी घूमती है, तो आप उस चीज पर ज्यादा विश्वास करते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है? प्रमाणित है। ये चीज ज्ञान व तथ्यों पर आधारित है। समझ में आ गई ना? अगले वाला पॉइंट है गतिशीलता। समय व परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, मतलब जीवन में बदलाव। जीवन का नाम क्या है? बदलाव है। भाई आज से 5 साल पहले जाएगी थारी थिंकिंग ही बाज है कि कोनी। काफी बार थे बैठे बैठे सोचो कि ओहो 2 साल पहले अगर यह बात बेर होती तो आज मैं बेने की करते तो सोचो ना। लेकिन वो समय के साथ ही ज्ञान आता है। तो यही है, जीवन में बदलाव ही जीवन है। बदलाव आएंगे और उनके साथ आपको चलना है। तो यही है कि समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी और उनके साथ आपको अपने विचारों को बदलना है, खुद को बदलना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। अगला क्या? सामाजिकता। ज्ञान का साझा करना समाज में होता है और ये हमें आगे बढ़ाता है। तो इसका अर्थ यही है कि खुद को आप सामाजिक प्राणी भी बनाओ। मतलब ज्ञान पढ़ लिया, पढ़ लिख के थे बहुत अच्छी पोस्ट पे पूछगा, लेकिन फायदों के थे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, है ना। पूरे समाज के मतलब जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तुमने शिक्षा प्राप्त की थी उसको कोई मतलब को नहीं। कई कई आदमी देखो, कुछ कई कई आदमी नौकरी लाग जाए, फिर उनका कर्म देखो तो था ना हो नहीं लाग तो चोखो, है ना। तो यही है कि आप जीवन में अगर आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया कि आप जीवन में कुछ बेहतर कर सको, तो आपको क्या करना है? सामाजिक प्रणाली भी प्राणी बनना है और समाज को भी कुछ लौटाना है, अच्छे कर्म करके, सामाजिकता के कुछ कार्य करके। सापेक्ष, हर ज्ञान का संदर्भ परिपेक्ष होता है। तो कोई भी ज्ञान है वो हर परिस्थिति में नहीं लग सकता, है ना। आप मैथ में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाई भी अच्छा हो, आप पेंटिंग में अच्छे हो तो आपका भाई भी अच्छा हो, है ना। आप मतलब आप विज्ञान में इंटेलिजेंट हो तो आपका परिवार में सभी बच्चे विज्ञान में, जरूरी नहीं है। हर परिस्थिति के अनुसार ज्ञान है वो क्या होता है? उसका संदर्भ परिपेक्ष होता है। हर जगह वो अलग अलग प्रकार से लगता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, आपको उसी के हिसाब से अपने आप को क्या करना है? ढाल लेना है। समझ, आपको ये समझना है कि मुझे विज्ञान का जरूरत है, तो हो सकता है आपके भाई को पेंटिंग की अच्छी नॉलेज हो। समझ। तो यही है, ज्ञान है वो रिलेटिव होता है, हर समस्या के हिसाब से अलग अलग लगता है। जीवन की समस्याओं को समझाने के लिए भी ज्ञान क्या है? काम आता है, प्रैक्टिकल। भाई थे कोई भी आदमी समझो, एक आदमी पढ़े लिखे, एक आदमी अनपढ़ है,
दोनों में क्या फर्क मिलेगा था? पढ़ियो लिखियो आदमी 10,000 कमाया और अनपढ़ आदमी 10,000 कमाया, है ना। काफी बार भाई अनपढ़ आदमी बहुत समझदार है, लेकिन मान लो कौन पे वो अनपढ़ आदमी को क्या है कि कदे बैंक में खाते ही नहीं, है ना। और पढ़े लिखे आदमी क्या करे, 5,000 रुपया 5-6 हजार रुपया में घर चला ले, आपको 2-3 हजार रुपया बचा ली, और यो क्या आया वह बाढ़ दिया, बोलो ताजा कमाऊंगा ताजा ही खाऊंगा। समझ आता? जीवन की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो आप अपने ज्ञान के माध्यम से सुलझा लेते हो। तो शिक्षा वही नहीं है कि आप पढ़ लिख के सिर्फ सरकारी नौकरी लग जाओ या फिर जीवन में पता नहीं क्या ही अचीव कर लो, है ना। अच्छी गाड़ी ले ली आपने, अच्छे आपने घर ले लिया, सिर्फ यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जीवन में आप अपने जीवन को सुगम बनाओ, सरल बनाओ, और साथ के साथ जीवन में आपके आने वाली अनेक चुनौतियों को आप अपने ज्ञान के माध्यम से क्या कर सकते हो, सुलझा सकते हो। उसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब अपन समझेंगे ज्ञान को अर्जित करने के अलग अलग तरीके। भाई ज्ञान को अर्जित कैसे किया जा सकता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ज्ञान प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं, है ना। अब थे समझो था जीवन में क्या क्या ज्ञान प्राप्त करना। पहला है अनुभव अनुभवात्मक विधि। तो कौन सी होती है? प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखना, मतलब जिंदगी में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके सीखना। कहीं जया कि थे गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो चाहे कितना ही वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे कि गाड़ी को कैसे चलाएं, कौन सीख को जिंदगी में दे कद सीखोगा जब स्टेयरिंग हाथ में लियोगा जना। समझ में आ गई? तो जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें कैसे सीख सकते हो, सिर्फ अनुभवों के माध्यम से सीख सकते हो। तो यही है, इस विधि को क्या कहा जा सकता है, अनुभवात्मक विधि के नाम से जाना जाता है, जहां तुम जीवन में क्या करते हो, अनुभवों के माध्यम से चीजों को सीखते हो। तार्किक विधि, विचार और तर्क से निष्कर्ष निकालना, मतलब अब थे क्या कर रहे हो, राजनीति पर कोई दो विचार कर रहे हो, दो दोस्त बैठे है ना, कि कोई मान लो कि थे भी ऐसा ही की तैयारी करो, था लो दोस्त भी ऐसा ही की तैयारी करे, है ना। तो क्या है कि दुनिया की जितने क्या कोई एक टॉपिक है, एक को कमजोर है, एक को मान लो कि आर्ट एंड कल्चर कमजोर है ना, और दूसरा को स्ट्रॉन्ग है, दोनों बैठा, दोनों एक दूसरा से तर्क वितर्क करने लगा, माना प्रताप का बारे में तर्क वितर्क करो, सारों को सारों निचोड़ काट लिया। तो इससे क्या हो, तर्क वितर्क से आपने चीजें सीखा। काफी बार आप जीवन में ये कहा जाता है ना कि भाई दो व्यक्ति अगर आपस में बैठ के सेल्फ डिस्कशन करके पढ़ते हैं तब वो उनका ज्ञान बढ़ता है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, तार्किक विधि के नाम से जाना जाता है। देखा है गाँव की बूढ़ा था, जो जो लोग पेड़ बड़ के नीचे बैठ के जो बूढ़ा आदमी जो ज्ञान देती ना, वो की ओर करो। तो ये वही है, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है आपको, तार्किक विधियों के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्या है, वैज्ञानिक विधियां। वैज्ञानिक विधियां क्या होती है, प्रयोग व परीक्षण करके, जो विज्ञान के द्वारा अलग अलग लैब के अंदर प्रयोग करके आपको ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ना कोई नई गाड़ी बना दी, है ना, कोई नई स्पेस टेक्नोलॉजी आ गई, नई मोबाइल आ गो, जो नई टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा निर्माण किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक विधि के नाम से जाना जाता है। अगली कौन सी है, अंत प्रज्ञा विद्या विधि। कौन सी होती है, आत्म चेतना अचानक मिली अंतर्दृष्टि। तो कदे कदे थे सुबह उठा, है ना, थारा घर का था गाना ही फायदा पे कि बेटा पढ़ लिया कर, पढ़ लिख के जीवन में किमी कर ले, थे नहीं समझी बात ने, है ना। लेकिन एक दिन थारे बेर ने के मन माई की ओहो सब छोड़ चा, आज सब पढ़ाई करनी शुरू कर चा। थारा यहाँ समझ मांगी कि कोई गांव के कोई व्यक्ति से मिला थे, वो थार कोई चीज बताई, है ना, फिर थारा दिमाग में आई कि पढ़ना चाहिए, आप भी जीवन में कुछ कर सका, है ना। तो वो अचानक आपको कोई चीज की ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी को क्या कहा जाता है, अंत प्रज्ञा विधि के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? जीवन में आपको काफी बार क्या होता है, आप बैठे बैठे आपको किसी चीज पे सोचते रहते हो और आपको ऐसी चीज पता चलती है जिससे आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है ना। आप उस चीज को अमल कर लेते हो, उस पर काम करना शुरू कर देते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, अंत प्रज्ञा विधि के नाम से जाना जाता है। तो काफी अगले वाला पॉइंट है सामाजिक व सांस्कृतिक विधि। सामाजिक व सांस्कृतिक विधि कौन सी होती है, समाज परिवार और संस्कृति द्वारा, जहाँ अपना कया का कपड़ा पहनना चाहिए, कया को खानो खानो चाहिए, समाज में कया रहना चाहिए, बड़ा को आदर करना चाहिए, समाज के संस्कार ही अपनाना चाहिए, वो ज्ञान अपना प्राप्त है। वो अपाया थोड़ी कि अपा जानते हैं हर चीज सीख ली, है ना कोई नोट्स में था पढ़ाई कि कया का कपड़ा पहनना चाहिए, कदे नोट्स पढ़े कि का कौन पढ़े ना, के खानो चाहिए, यो भी कौन नोट्स में पढ़ियो ना, वो कठ्यो बेर पढ़ियो, थारा माँ बापा के द्वारा पतो चलियो, समाज के द्वारा बेर पढ़ियो, थालो दादो खाता था, अरे ढंग का कपड़ा पहन लिया कर, ए कपड़ा सूख को लगी पढ़ेगा, है ना, कह कह के समझ गाते। तो यही है, इसको कौन सी विधि बोला जाता है ज्ञान की, सामाजिक व सांस्कृतिक विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ज्ञान अर्जित करने की अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। अब ये तो था आपको ज्ञान, ज्ञान की तो संपूर्ण प्राप्ति करा दी मैं था। अब पढ़ाना था पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है,
अर्थ व परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम शिक्षा की एक संरचित योजना है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल और मूल्य सिखाए जाते हैं। मतलब संरचित योजना के एकदम सीक्वेंस चालन वाली पहले थी एल के जिम कख गड़ मंड्या है ना, थारा मैडम जी थप्पड़ मार मार के पहले कै मंडानो सिखायो, पूरी साल लगा दी कई सीखता रही थी है ना। अँ थारो पहले बढ़ तो हाथ में दियो, फिर पट्टी होया करती है ना, आजकल कॉपी पेन आ रहे हैं, तो पहले अँ डंडो सीधो मान लो, फिर अँ करो, फिर अँ करके अँ मारना सीखो, फिर कैसे कबूतर बांधना सीखे। तो ये क्या कैसे कबूतर से लेकर आप बच्चों को कैसे कबूतर पढ़ाने वाले बन गए हो। तो ये जो पूरी की पूरी जो आपने जर्नी तय करी है, इसी को क्या बोला जाता है, वो किसके अंतर्गत थी, एक कैरिकुलम के अंतर्गत थी, एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत थी। समझ आए। अब थे सोचो मान लेते पहली क्लास में होता है था पढ़ाने लग जाता साइन कोस थीटा पढ़ लेता है, कौन पढ़ पाता ना, क्यों क्यों कौन पढ़ाए गए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम है, ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, हर चीज को एक महत्व है। इससे क्या होता है, विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और मूल्य सिखाए जाते हैं। ज्ञान की भाई था तथ्य पढ़ाए जाएंगे कि भारत देश की राजधानी की है, विश्व की है, ज्योग्राफी पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, विज्ञान पढ़ाई, वो क्यों था तथ्य पढ़ाया गया उन ज्ञान बोलियों को। कौशल कौशल क्या करे जाए, मान लो खेल नो सीखो थे उठे, प्रैक्टिकल कराया था, कंप्यूटर पर मान लो कि कदे एक्सेल सीट पर काम करायो, और कोई था कोई भी चीज जो भी था कैरिकुलम है एनईपी की तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एआई चल रही है, नई नई चीज जो चलने पर सिखाई गई है ना। मैं तो भारत की स्कूलों में तो कि मैं पढ़ाऊँ को नहीं, पिछा दे दो प्रैक्टिकल करा लो है ना, लेकिन सरकार ने तो सिलेबस दे रखा ना। कौशल सिखाएगा और मूल्य सिखाएगी कि स्कूल में जाता जाते नाखून बड़ा कर लेता तो था मास्टर डंडा मारा करता कि नाखून बड़ा नहीं करना चाहिए, इंसान की सेहत खराब हो जाए, बाल बड़ा कराया करता, जब भी था डांटा करता, सही से ड्रेस पहननी सिखाई, स्कूल में कहीं बैठ के रहना चाहिए आदमी ने 8 घंटा, नहीं अगर 600 तो स्कूल में नहीं जाता तो तब सिटिंग होती होगी इतनी ज्यादा, कौन बैठ सकता ना। तो जीवन में जी आदमी की सिटिंग को नहीं, वो कुछ भी कौन कर सके, ना कोई कंपनी में काम कर सके, ना और कठे जा सके। बैठना सीखो, अपना दोस्तों के साथ व्यवहार करना सीखो, कहीं बोलना चालना चाहिए, अलग अलग प्रकार का सामाजिक आदमी मिला उनके साथ रहना सहना सीखो। तो ये सारी चीजें आपने जो जीवन में सीखी हैं वो किसके अंतर्गत सीखी हैं, एक कैरिकुलम के अंतर्गत आपने चीजें सीखी हैं। किंडलर ने क्या बताया, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसर व नियोजित क्रम है। क्या बताओ इंपोर्टेंट, ये आपके अंदर डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। किंडलर ने यही बताया है कि पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, विद्यार्थियों के सीखने के जितने भी अवसर होते हैं उसका एक नियोजित क्रम है, मतलब एक सीक्वेंस से चलने वाला क्या है, पूरा का पूरा क्रम है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्यवस्थित और संगठित योजना, जो आपके साथ में जो कैरिकुलम देखने को मिलता है, पाठ्यक्रम देखने को मिलता है, वो पहला किससे होता है, व्यवस्थित। पहले आया लिखी क्लास में कक्का गड्ढा पढ़ाया है ना, पता ना टिक टिक मांडिया डाता हूँ आया मांडिया करता, फिर खुद कैसे कैमरा ऐसे पढ़ना सीखा, कैसे कबूतर पढ़ना सीखो, बाद में कैसे कबूतर हवा में उड़ता है वो पढ़ना सीखो, बाद में थे कबूतर उड़ाना सीख गया है ना। तो ये क्या, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से। अगला क्या है, ये बहुत अच्छा शब्द आपको रीट में वगैरह में भी काम आएगा, शिक्षा आपके सामने कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो कैसा होता है, चाइल्ड सेंट्रिक, विद्यार्थी केंद्रित। मतलब मैं थाना पढ़ा रही हूँ तो कैसा होना चाहिए जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको कौन सी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, और लगभग बच्चे शेखावट यूनिवर्सिटी क्यों आप, तो आपको मैं मारवाड़ी में पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मन बेरो है, मन इंग्लिश गणित जोर क्या इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन क्यों कौन पढ़ा रहे हो, क्योंकि मन बेरो आता है समझ में को नहीं होगी थारा के फायदे है ना। ये आप जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आनी चाहिए चीजें है ना, इसी को क्या बोला जाता है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के नाम से जाना जाए। अब थे बहुत जोर को ज्ञानी हो फ्रेंच भाषा का, थे टाबर और आके कोई सरकारी स्कूल में खड़ा होगा फ्रेंच भाषा पढ़ाने लगा, तो पढ़ लेंगे कि थाला बालक बच्चों कदे को नहीं पढ़ी। तो पढ़ाओ ऐसा कि बच्चों को समझ में आ जाए, इसी कैरिकुलम को क्या कहा जाता है, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। अगला पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिसमें ज्ञान हो, कौशल और मूल्यों का समन्वय, मतलब तथ्य भी आए, बच्चों को कौशल भी मिले ताकि वो अपने जीवन पर्यंत के लिए कोई कार्य कर सके, मूल्य भी हो, समाज में नैतिकता भी सीखे। अगला है समाज और संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। समझ भाई अपन कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो अपनी संस्कृति कहें कि भैया की चीज अपना पढ़नी चाहिए। वैज्ञानिक चीजें पढ़ना अच्छी बात है, इंग्लिश भी पढ़ना अच्छी बात है क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन हमें हिंदी भी पढ़नी चाहिए, अपना ना अपनी भाषा मारवाड़ी भी पढ़नी चाहिए, भाई जरूरी है। राजस्थान का बयान था ऐ को नहीं बेरो की ताज जो अपना हवा महल कौन बने के फायदे हो, फिर अपने बड़का को बनाना है ना। तो यही है कि आपको अपनी समाज और संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, मूल्यों के बारे में बेर होना चाहिए। क्यों, अपना बाप दादा बावड़ा को नहीं है, अगर कोई चीज बना के गए तो बस समझदारी के साथ ही बना के गए है ना, उसमें हमारी भलाइयां है।
उसमें समय के साथ बदलाव होना जरूरी है, लेकिन हमारे संस्कृति के साथ चलना भी जरूरी है। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े अपन। सतत व गतिशील होना चाहिए। जो आपका पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। अहिया को नहीं की मान लो पढ़ाओ लागे मैं थाने कैरिकुलम के बारे में पढ़ाओ लगो तो बस कैरिकुलम ही पढ़ाओ पूरी साल में, दूसरो टॉपिक ही कौन छेड़ो, अहिया नहीं होना चाहिए। कैरिकुलम पहले ज्ञान बढ़ाए तो कैरिकुलम पढ़ाने के बाद आगे बढ़े, समझ आ गया। तो गतिशील भी होना चाहिए आपके सामने। अब उद्देश्य क्या होता है कैरिकुलम का, इसको समझेंगे अपन। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास क्यों है, एक बालक है, एक बच्चो है, वो हर चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कहीं कि उन तथ्य भी बेर होना चाहिए। पहले उन घर का पूछी कि भाई जब मान लो उन कोई गांव को बाहर को आदमी पूछो कि भाई आप 20 में 20 गुणा करा जब कितो है, तो वो बता दे जब 400 है। समझ, ऐसा ज्ञान भी होना चाहिए। अब क्या करते, अब कोई आदमी उन 200 को नोट पकड़ा, बोले ले ले रामू जा, बोले आपली दुकान पर जाके के लिया 4 किलो चीनी लिया, है ना। तो 160 रुपए की वो चीनी लिया और बाकी 40 रुपए उल्टो लेने वालों भी होना चाहिए। आया को नहीं कि दुकानदार 30 रुपया पकड़ा दिया वो लेके आ गो, तो क्या होना चाहिए, उन कौशल को भी ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत, समझ में आ गया। साथ के साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। शिक्षित भी गणो ही है, कौशल भी घनी जोर को है, लेकिन आपका माँ बापा का सामने बोला कि काम को छोटा कोई काम को करना, तो मूल्य भी होना चाहिए। तो यही है कि एक बच्चे को शिक्षा सर्वांगीण विकास करने वाली होनी चाहिए। अहिया बनी आजकल का इंस्टाग्राम पर रील देखने वाला बालका की नया कि मास्टर का समय बोलिया जा रही, अहिया कट्टा पर नहीं होना चाहिए। नैतिकता होनी चाहिए समाज के अंदर। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के भाई आदमी ने जन्म लिया, है ना, इंसान ने जन्म लिया, फिर उसने क्या किया, उसने भाई पढ़ाई की, मेहनत की, नौकरी लगा, और फिर वो जीवन में उसने गृहस्थी में आया, फिर वो उस मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो काम थे कोई न्यारो कौन करो जीवन में मनुष्य जो कर रहे हो, ए काम तो कोई जानवर भी करी, वह भी जीवन में जन्म ली, है ना, वह भी मतलब भाई पढ़ाई लिखाई तो उनको क्या काम है, लेकिन उनको जीवन यापन वह भी करें और मृत्यु ने प्राप्त वह भी हो जाए। तो आपा अपना भगवान दिमाग दियो है, अपना जीवन में कुछ कर गुजर कहा, समझ, समाज ने कुछ लोटास कहा या 4 पौधा ही लगा दिया, समझ में आ गया आपको, समाज के लिए आपने कुछ कर दिया। तो यही है, समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी चाहिए। पढ़ लिख के कोई धन बेड़ो करके हाय धन करता मरगा, वो थोड़ा बहुत धन समाज के लिए भी लगा देना चाहिए। कोई गरीब आदमी की कोई शादी करवा दी आपने, कोई बच्चों की आपने समाज में कोई गौशाला खोल दी, कोई आवारा पशुओं के लिए कुछ कर दिया, तो समाज को भी आप वापस लौटाना चाहिए। इस पृथ्वी पर आप इतनी सब चीजें यूज करते हो तो। अगला क्या है, जीवन यापी शिक्षा। आज का समय बेरोजगारी क्यों क्यों, क्योंकि पढ़ा लिखा गना ही है, डिग्री हुनकन इतनी ही जितनी कोई कनी नहीं, लेकिन हुन आया कहते ना कि भाई साहब एक काम करिए, यो अपना तार जोड़ना है पंखाड़ो, तो तार नहीं जुड़े, ITI की डिग्री करे बैठे, ये काम का है कोई ITI कोई काम को ना। तो जीवन में आपके अंदर जीवन यापी शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। मारना प्रताप का बारे में ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन मेरा बेटे का बापू थोड़ा बहुत धन क्या होना चाहिए, साथ के साथ ज्ञान उनको भी होना चाहिए कि मान लो अगर नौकरी नहीं लग गया तो अपना जीवन में और की भी कर सकता। तो जीवन यापी शिक्षा भी होनी चाहिए। अगला क्या है, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन। मतलब समाज में शिक्षा भी है, विश्व भी है, सबकी में है, लेकिन मान लीजिए उनको दूसरों देश अटैक करती हो थे, बोले मेरे को जाओ मारो के काम है, अहिया का नहीं, अपने अंदर अपनी सांस्कृतिक मूल्य भी होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता की भावना भी होनी चाहिए। अगला क्या है, बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार नई क्षमताएं भी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, समझ लो कि अब AI आ गई, तो AI के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्यों, आज से 5 साल बाद 5-10 साल बाद में थे देखोगा, जिन आदमी AI को नॉलेज हो वो आगे बढ़ गो और जिन नहीं पीछे रखो, अहिया नहीं समझ में आई। तो आज से 5-7 साल पहले देख लो मोबाइल फोन होया करता, कोई ना आदमी ना आया कर मोबाइल फोन नहीं चलाना तो भी कोई बड़ी बात को नहीं, और आ जाए तो भी कोई बड़ी बात को नहीं। आज का टाइम में काम चल जाए, कोई भी आदमी को बिना मोबाइल चलाए कौन चलाना। तो यही है कि जो वक्त के साथ जो तकनीक बदल रही है, हमें उसके साथ खुद को बदलना भी जरूरी है। अब अपन पढ़ेंगे पुराना नवाब नया पाठ्यक्रम। पुराना पाठ्यक्रम क्या को और अब नया पाठ्यक्रम क्या को। तो पहला क्या, दृष्टिकोण की बात करें तो कैसा था, विषय केंद्रित। पहले भाई थारा जो पिताजी पढ़ा करता है ना, थारी माता जी पढ़ी थी, दादा दादी ये पढ़ा, तो उनको पाठ्यक्रम होया कर तो वो क्या कर दो विषय पे पर जोर दिया करता कि गणित सीखो गणित सीखो गणित सीखो। अब क्या पर जोर है, विद्यार्थी के अंदर कि टाबर ने गणित सिखाओ। क्यों, अब टाबर ही सी जोर का कौन रियाजन का माथो चल है, कौन चल है भाई, उन्हें सिखाना पड़े कि भाई साहब ए 20 गोली ही और हनमे के साथ 20 गोली बना दी तो कितनी हुई, 40 हुई। समझ आ गई। तो
ऐसे उनको सिखाना पड़ता है, मतलब जैसा बच्चा है उसको उस हिसाब से ज्ञान देना चाहिए। ये आपका नया पाठ्यक्रम कहते हैं। लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान। पहले जो पुराना सिलेबस है तो हम ज्ञान दिया करता सिर्फ, है ना, कि जहाँ आज अपना नहीं देख रहे हो, अपना सिर्फ क्या पढ़ाई कि भाई साहब विज्ञान का साइन कोस का रूल रट लियो और विज्ञान रट लियो और इतिहास रट लियो, यही पढ़िया ना अपना। तो यही है, उसमें किसकी बात की जाती थी? सिर्फ ज्ञान की बात की जाती थी। अब की बात करें, नई एजुकेशन पॉलिसी में देख लो, ज्ञान की भी बात करी जा रही है, कौशल भी सिखाने की बात करी जा रही है। भाई थार की भी खुद की नींद होनी चाहिए सीखने की, और दूसरी स्कूल वाला की भी नींद होनी चाहिए, है ना। तो वहां पर आपको क्या सीखने को मिलता है? कौशल और मूल्य सीखने को मिलता है। पद्धति की बात करें, रटने पर आधारित गतिविधियां, तो पहले का जो पुराना सिलेबस था उसमें क्या थी? हर चीज रटन पे ज्ञान दिया करता। आप क्या करा? 10वीं 12वीं पढ़ा को नहीं, रट्या ही रट्या सब ज्ञान कि पढ़ लियो भाई साहब, प्रतिशत लियो प्रतिशत लियो, प्रतिशत आप मार्कशीट हम देख यार 2 मिनट राज्य हो यार मायने काम दिया, कोई काम को नहीं ना। तो यही है कि पहले का किस पे होता था? रटने पर ज्यादा हुआ करता था। अब आपका पाठ्यक्रम कैसा है? गतिविधि व अनुभव आधारित, मतलब अब थे कोई भी एक्टिविटी करके चीजें सीखो, है ना, कि भाई कंप्यूटर सिखाए हो तो थान कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके सिखा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की नई एजुकेशन पॉलिसी में चीजें लेकर आए। मूल्यांकन के चीज पर मूल्यांकन क्या करता? तो आपनो क्या पोया करतो? जी का भाया आज बढ़िया परसेंटेज आगा वो तो होशियार होया करतो, और जी का नहीं आता वो की कमजोर होया करतो। तो किसके आधारित होता? परीक्षा आधारित आपके सामने पाठ्यक्रम देखने को मिलता। आप कौन सा? सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें बच्चे का ज्ञान भी देखा जाता है, बच्चे के मूल्य देखे जाते हैं, कौशल देखे जाते हैं, नैतिकता देखी जाती है, हर चीज में। अब यहाँ तो कौन समझ में आते इतना होशियार कठे हो। तो मैं बताऊं, जाए कि मान ली स्पोर्ट्स में कहें कोई बालक इका नंबर मिल रही, इस टीचर के साथ कहें व्यवहार करे इका नंबर मिल रही, लीडरशिप में कहें इका नंबर मिल रही, और स्कूल का भी नंबर मिल रही। उपयोगिता क्या थी? सीमित। पढ़ लिख के आज आपा क्या करा? क्यों आपा आज के समय हर टाबर परेशान है, चपड़ासी के लिए 24 लाख फॉर्म क्यों लागा? क्यों भाई ज्ञान ज्ञान तो कोई को हाथ को नहीं अपना, सिर्फ अपना बेरो मारना प्रताप का भरम, लेकिन कदे जीवन में कुन की करियो की। समझ में आ गया? अपने को पता है सांबर झील का बारम, लेकिन आया पकड़ ले कि भाई जी मुंह में अगर मछली है तो वह पकड़ने का है, वो चीज को अपना ज्ञान नहीं है। तो यही है कि ज्ञान अपने को कैसा है? सीमित ज्ञान है। अगला क्या है? अब जो नया सिलेबस है उसमें जीवन उपयोगी चीजें, कि भाई जीवन क्या जीनो चाहिए, क्या 2 रुपया कमाने की तकनीक सिखाई जा रही है। ये हो गया आपके सामने पाठ्यक्रम से संबंधित चीजें। आप पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बाल केंद्रित, विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आयु का ध्यान में रखकर। तो अपन जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो कैसे किया जाता है? पहले सबसे पहले अपन विद्यार्थी की रुचि का ध्यान रखते हैं कि बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है। छोटी क्लास का बच्चा ने क्या पढ़ाओ? मातृभाषा में पढ़ाओ, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी पढ़ाओ, मराठी है तो मराठी पढ़ाओ, तमिल पढ़ना चाहो तो तमिल पढ़ाओ। फिर बाद में क्या? हिंदी इंग्लिश पर शिफ्ट करो। क्षमता, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स की उसकी तैयारी करो। अगर कोई बच्चा अपने उसकी तकनीक में ज्ञान है उसको तकनीक की तरफ बढ़ाओ। कोई बच्चा अगर आईटी आपको और कोई सेक्टर में जाना चाहता उसको उस चीज में आगे बढ़ाओ। आयु का ध्यान, भाई छोटो बच्चा है तो उन छोटे बच्चे के हिसाब से ट्रीट करो, और बड़ा बच्चा है, बड़े जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी का या हायर सेकेंडरी का बच्चा है तो उसको इस तरीके से ट्रीट करो। तो अब कैसी शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा देखने को मिलती है। गतिविधियों आधारित कैसी होगी? सीखने के लिए प्रयोग करना, मीन्स आप चीजों को सीखते हो, साथ के साथ कैसे सीखोगे? प्रयोग कर 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 सीख रहे हो। परियोजनाएं व गतिविधियां बनाना, तो जैसे मॉडल बना लिया, चार्ट बना लियो, ये गतिविधि कर करके इंसान सीखोगे उन सब चीजों। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक उपयोगिता। अब थे पढ़ लिख के जीवन में कोई लायक बने हो, जहां आपा बेरोजगार आपा देख लियो समाज में अपने कोई क्या उपयोगिता? भाई घर खा रोटी खा लिया बढ़िया, और बढ़िया किताब देख लिया, लाइब्रेरी में चल जाओ वापस है कि कोई समाज में उपयोगिता? अपनी कोई उपयोगिता को नहीं। के काम आ रहे हो भारत कोई हुआ? कोई काम कोई नहीं रहो। क्यों कोई नहीं रहो? क्योंकि कोई स्किल ही को नहीं। अपना न चिमटा फूकनी ये चीज भी बाहर न मंगानी पड़ रही। फूल जड़िया आवा भी चाइना आवा है, फोन आवा है बोलियो वो भी अमेरिका में आवा है, और लो अपना भारत वाला लड़ता रही के लिए। तो क्या काम आए हो भारत कोई हुआ? कोई काम को नहीं। क्यों को नहीं? क्योंकि अपने समाज में उपयोगिता को नहीं, अपना कोई चीज को ज्ञान को नहीं। तो यही है समाज व राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार। बाकी मुद्दा पड़ रहे हैं सारी जनता की का पीछे, सरकारी नौकरी का पीछे। तो यही है, आप ना समाज के कोई उपयोगिता है ना आपकी राष्ट्र के प्रति कोई उपयोगिता है। इसीलिए इसीलिए अपने सोच को बदलो जीवन में, और जो पारंपरिक तरीके उनसे बढ़कर आप दूसरे चीजों को करो, ताकि समाज में थे सरकारी नौकरी जनता का टैक्स पर नहीं पड़ के उसका की थे ई लायक ही बन जाओ कि 10 जना रोजगार देते हो, 10 जना को टैक्स छोड़ देते हो। समझ में आ गया?
अगले वाला लचीलापन, समय व परिस्थिति के अनुसार बदलने योग्य। सब जनता ही टाइम में बावली है सरकारी नौकरी के पीछे, क्यों है? क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है कि भाई जी नोटबंदी होगी जना, पिस्सा चलेगा, कोरोना गो जना, क्यों गो बोले नौकरी चली गई, लेकिन सदा ही कोरोना को नहीं होगा। एक टाइम आएगा 5 से 6 साल बाद में तकनीक बदल जाएगी, है ना? और जब आपको अफसोस होगा कि भाई साहब उस टाइम अगर आप तकनीक सीख लेता, अगर और कोई काम कर लेता, इन नौकरी के चक्कर में नहीं भागता, ना तो वहां नौकरी मिली ना और कोई लाइक लिया। तो यही है, आपको अपने आप को लचीलापन बनाओ, समय व परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखो। लोकतांत्रिक, सबके विचार और सहभागिता, तो क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक विचारधारा भी होनी चाहिए। अब यहाँ कोनी की थारो दोस्त को ए पार्टी ने मानना है और थे बी पार्टी ने मानो, तो करना बैठो जना एक दूसरा का सिर फोड़ दो, ऐ नहीं होनो। दोनों के विचारों में सहमति होनी चाहिए। सबकी विचारधारा है और सबको अपने विचारधारा मानने का हक है, इतनी थारे अंदर समझ होनी चाहिए। कर्तव्य तोड़नी जरूरी नहीं, अपने तर्क रखो आप। अब अच्छे से विचार करो कि भाई ए पार्टी के ये गुण है, बी पार्टी के ये अच्छे गुण है, दोनों में कमियां हैं। कोई भी इंसान हमेशा हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकता, हर व्यक्ति हर परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो आपकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक विचारधारा होनी चाहिए। समग्रता क्या होती है? बौद्धिकता, नैतिकता, भावनात्मक और शारीरिक विकास। मतलब कई कई आदमी देखो शरीर 6.5 फुट को और हुनकन थे बैठ जाए लगा कि भगवान और नहीं बोलतो तो ही सही रहतो। समझ में आ गए? कई आदमी कन थे बैठो कि उनका थन पहली नजरों उन्हें देखोगे उनका ड्रेसिंग सेंस थन को लागोगो कि ये आदमी का गणगणो ज्ञान है, लेकिन उनकन बैठा तो थन ऐसा लगे कि भाई साहब वाक्य में आदमी तगड़ो ज्ञान। समझ में आ गया? कुछ व्यक्तियों के पास तुमने बैठे उनको देखा कि वाह कि आदमी के ड्रेसिंग सेंस है, जय मुंह खोलियो तो ऐसा लगे कि हो बटेड़ा उपड़ा निकलना शुरू कहीं। समझ? तो इंसान है, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाओ कि आप क्या हो, आपका बौद्धिक मतलब आपका मानसिक विकास हो, नैतिक संस्कार हो आपके अंदर, भावनात्मक रूप से स्ट्रांग हो। अया कोई नहीं कि थारा थोड़ी सी परिस्थिति कोई आदमी चूट को बोलियो थे तो आगला थप्पड़ मार दियो, भाई गलती भी बरे जा जरूरी थोड़ी है ना? तो आप भावनात्मक रूप से भी स्ट्रांग हो। जीवन में कठिन परिस्थिति आई, थोड़ा सा संघर्ष हो, कई आदमी ऊपर हाथ कर दी, ओहो मार तो कोई नहीं भाई बहुत बुरा टाइम चल रहा है, नहीं जीवन है, संघर्ष तो आएगा ही। तो आपको भावनात्मक रूप से स्ट्रांग और शारीरिक विकास भी करो अपना। तो यही है कि इंसान बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक व शारीरिक विकास भी होना जरूरी है। तो यह आपका पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट थी, काफी आधे घंटे पढ़ाया मैंने, इससे बाहर आपके सामने कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर सेकंड, पाठ्यक्रम के आधार। तो पाठ्यक्रम होगा के आधार में एक बार हम आप अच्छे से समझाना। अब पाठ्यक्रम की रचना हो रही है, तो मान लो कि अब सीबीएसई बोर्ड में बैठे हो और पाठ्यक्रम की रचना कर रहे हो, तो क्या आधार पर पाठ्यक्रम बनाओगा, इन्हें समझाना। सबसे पहला आधार होता है समाज शास्त्रीय आधार। इसमें क्या होता है भाई? शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं बल्कि समाज में उपयोगी नागरिक तैयार करना है। भाई आदमी समाज में आपका कोई व्यक्ति या कोई बच्चा निकल के आ रहे हैं, बकाया का होना चाहिए भाई। हुन्ने अया को कोनी कि रोबोट बना दिया एकदम कि भाई साहब कोई चीज पूछ ले हर चीज बता देगा, लेकिन हुन्ने कह देना थोड़ा सो कि जा रहे भाई बाहर ने जाके वो काम करके आ, उनको जी निकल जाए कि मेरे तो वही नहीं। अया का आदमी कोई काम का कया का होना चाहिए जो समाज का काम आए, समाज को उपयोग होना चाहिए, अपनी संस्कृति समझे, अपनी वैल्यू समझे। तो पहला उद्देश्य क्या शिक्षा का? समाज उपयोगी शिक्षा का निर्माण करना। अगला पॉइंट क्या? पाठ्यक्रम को इस प्रकार बना जाए कि सामाजिक आवश्यकताएं, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाए। मतलब पाठ्यक्रम अया कौन हो चाहिए जिम अपनी समाज की क्या आवश्यकता है, जया समाज ने अपना के करना है, हर आदमी किन किन चीजों को समझे, अपनी संस्कृति को भी समझे और अपनी परंपराओं को भी समझे। अगला क्या है? सामाजिक समस्याओं पे बात करें, गरीबी होगी, लैंगिक असमानता होगी, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव देखने मिल रहा हो, स्वस्थता कैसा रखना रहना चाहिए, में रहन सहन आना चाहिए व्यक्तित्व को, और पर्यावरण संकट। आज के समय जो अलग अलग प्रकार की पर्यावरण, गर्मियों में कहें कि लू चलने जोर जोर की, है ना, तो पेड़ पौधा लगाना। तो इस प्रकार के भी व्यक्ति जो सामाजिक प्रक्रियाओं को भी ध्यान में, समाज में हमें किस प्रकार के व्यक्ति, इस ये जो कॉन्सेप्ट डाले जाते हैं जिसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, अपन समाज के बारे में पढ़ते हैं, संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि कैसे हमें एक साथ रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें सहयोग की भावना के साथ रहना चाहिए, सही सुनता, भाईचारे के साथ कैसा रहना चाहिए, और राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें किस प्रकार की शिक्षा में देखने को मिलता है? पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण दिन पढ़ियोगो ना वो एक लिए पढ़ाया जाए। नैतिक शिक्षा, संस्कार, जब अपना जो था हिंदी किताब में जो कहानियां है ना, भाई क्या करिया है, वो कबीरदास का दोहा पढ़े हैं, तुलसीदास ने पढ़ियो है, प्रेमचंद ने पढ़ियो। क्यों पढ़ियो है? क्योंकि अपना संस्कृति शिक्षा, अपनी संस्कार शिक्षा। समझ में आ गया? नागरिक शास्त्र, इसका उदाहरण क्या है? सो सिविक्स जो पढ़िए थे वह एक ही पढ़ी गई। अगले वाला पॉइंट क्या? पाठ्यक्रम बनाते वक्त हमें वैज्ञानिक आधारों को भी ध्यान में रखना होता है। वैज्ञानिक आधार क्या होते हैं?
आधुनिक दृष्टिकोण, विज्ञान और तकनीक पे आधारित, मतलब साइंस पढ़े, साइंस का जो बालक होगा, काफी बच्चा था साइंस से भी जुड़े होगा, तो वह क्या करें, विज्ञान और तकनीक पे आधारित होता है, तो वैज्ञानिक आधारित चीजें भी होनी चाहिए, जहां पर अपन पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में और तकनीक के बारे में, कि भाई आप समझते हो कि जो ये पौधे हैं, इनके पौधों के अंदर आप ऑक्सीजन लेते हो, इसका निर्माण कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है। समझ में, पंखा चला आपके पास, ये लाइट आपके घर तक आ रही है, आप जो बाइक चलाते हो कैसे चलती है, समझ में आ गया। हर चीज आपने समझी, कैसे समझी, विज्ञान के आधारित पे। फोन पे थे वीडियो देखने लग रहे हो, ये कौन सी तकनीक पर आधारित है, सब चीजें कैसे समझते हो, अपने विज्ञान के हिसाब से समझते हो। और ये क्या होता है, ये पाठ्यक्रम आपको वैज्ञानिक आधार पर बनाया जाता है। इसमें बच्चा क्या सीखता है, समालोचना, चिंतन, थिंकिंग करो। अब थे पहली बार थे सोचा कि भाई तारा कहाँ टिमटिमाया करता, बाद में था रिफ्लेक्शन समझाया गयो कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो आपको देखने को रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और इससे आपके तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। थारो जब माथो खोलियो कि अइया भी हो जाए कि मड़ी, तो अई वो है, समझ आ गया। तो इंसान सोचता है, विज्ञान को पढ़ते हो तब आप सोचते हो, आपके दिमाग के अंदर क्या होता है, वो चीजें बनती हैं। प्रैक्टिकल है, मान लो थे पंखो है, वो चाल तो ही देखियो, लेकिन जब पहली बार खोल के दिखायो कि मैग्नेटिक फील्ड है बनी, वो ये चीज ना घुमाते हुए, समझ में आ गया। तो आपको क्या महसूस हुई कि सच में ये चीजें ऐसे चलती हैं, तो चिंतन होता है आपको इसके माध्यम से, खोज और नवाचार। तो घर जाके थे क्या करो, पहले भाई टावर पड़ा वहां मेला में गाड़ी लेके आया करता, तोड़ के गाड़ी के निकला करती, मोटर निकला करती, फिर आप उसे नई चीज बनाया करते। तो बच्चा जो पढ़ता है वो घर पे आके चल करने का भी प्रयास करता है। कई बच्चों को आपने देखा होगा, वो घर पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं चीजों को। तो यही होता है, इससे क्या होता है, अब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, खोज और नवाचार आता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कौन से विषय आते हैं, जैसे विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ी, कंप्यूटर और पर्यावरण अध्ययन जैसे सब्जेक्ट अपने विषयों को पढ़ाया जाता है। कई बच्चा की कि जीवन में हमारे साइन कोर्स के काम आयो, दिमाग बुद्धि तो थारी थोड़ी बहुत संभली है ही, समझदार तो बने ही हो पढ़ पढ़ के, है ना, और तो थे कोई काम का कौन बने, लेकिन समझदार तो है ही अब तक। तो यही समझदारी आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करती है। नवीनतम खोजें, नवीनतम वैज्ञानिक खोजें और तकनीक प्रगति के बारे में, तो आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में आप समझते हो, और जो इन सब चीजों में अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो। भाई जरूरत है मास्टर बनो, एआई का कोई साइंटिस्ट बन जाओ जना क्यों को, है ना। तो यही है, जरूरी नहीं कि आप जिस फील्ड की तैयारी करते हो उससे भी अलग आप चीजों को सीखते हो इन सब चीजों से। उदाहरण के लिए बताऊं, डिजिटल शिक्षा हो गई, एसटीएम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथमेटिक्स से संबंधित विषय आते हैं इसमें। अब अगले विषय पढ़ते हैं अपन, दार्शनिक आधारित विषय। क्या होता है इसमें, पाठ्यक्रम की बात करें तो शैक्षणिक दर्शन देखने को मिलता है एजुकेशन फिलोसफी पर आधारित। क्या होता है इसमें, एजुकेशन फिलोसफी पर विभिन्न प्रकार के दार्शनिक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या होता है, तो ये बताऊं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार हो जाए गीता की शिक्षा पढ़ी, है ना, रामायण की कहानी पढ़ी, पढ़ी ना, स्कूल में जाता ही था, गायत्री मंत्र करवा दिया करता, प्रेयर कराया करता, हाथ जोड़ के थी प्रेयर करी होगी, करी है ना। तो वह क्या नैतिकता, ये था ना, दार्शनिक आधार पर चीजें समझे। प्लूटो न पढ़ियो कदे, अरस्तु न पढ़ियो को थे, तो वह क्यों पढ़ियो है ना। कभी तुमने तुलसीदास को भी थोड़ा बहुत इन सब चीजों से संबंधित पढ़ा है, तो महात्मा बुद्ध ने भी पढ़ियो है ना, महावीर को भी पढ़ा है। तो ये सब चीजें आपको क्यों पढ़ाई जाती है, दार्शनिक आधारों पर पढ़ाई जाती हैं, और इनमें अलग अलग चीजें आती हैं। क्या आती है, पहला आता आदर्शवाद। क्या सीखते हो, नैतिकता और मूल्य शिक्षा। उठे सीखो कि जो आपने, अगले वाला पॉइंट है रियलिज्म। आप जीवन में वस्तुनिष्ठ ज्ञान और विज्ञान के बारे में सीखते हो। वस्तुनिष्ठ ज्ञान और विज्ञान क्या होता है, जीवन में वास्तविकता के बारे में। भाई थार आया बेरो पार्टियों के दे थार बैठे बैठे कहें दिमाग में कि भाई साहब अपन जन्म ही क्यों लियो, नहीं लेना चाहिए अपना, है ना, लियो तो क्यों लियो। तो इन सब चीजों की जैसे खोज करते हो, तो इन सब चीजों में आपने फिर थारा गीता को कोई पाठ है वो के अंदर पूरा थे पढ़े हो, तो थारा बहुत सी चीजें समझ में कि अच्छा इंसान ने सही कर्म करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, गलत कर्म का क्या नुकसान हुए। तो यहाँ पे आप यथार्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हो। अगला क्या है, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या होता है, अनुभव और प्रयोग आधारित शिक्षा प्राप्त करते हो, मतलब प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव को। अब थारा जीवन में कोई समस्या आई या पढ़ाई में, उसका कि काफी दिनों से संघर्ष करे हो, नौकरी नहीं लग गया, जीवन में गीता को एक दो श्लोक पढ़े हो, है ना, कुछ थे प्रेमचंद का सब पढ़ी, और कोई कबीरदास का एक आध दोहा पढ़िया, तो थार अचानक से थान बेरो पाटे कि जीवन में संघर्ष तो सबके जीवन में अपने को न्यारो को नहीं। अपना क्या करना चाहिए, सत्य का कर्म पर करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज न तो काल अफा कठे न कठे पूछ जाऊंगा। अब मन का मैं टाइम मत कर दियो कि गुरुजी फल की चिंता क्या कौन करा, काम आ रहा है ऐ खरे कि बेटा लाग जा नौकरी टाइम से। प्रकृतिवाद की बात करें, प्रकृतिवाद क्या होता है, प्रकृति और बालक की स्वतंत्रता। मतलब बच्चे को यह समझाया जाता है कि प्रकृति की आवश्यकता क्यों है,
समझ में आ गया। छोटे बच्चे को अगर आपने ये बताया कि भाई ये पौधे होते हैं, है ना, इन्हें अपना बचा के रखने चाहिए, है ना, इससे क्या अपने प्रकृति ने क्या मिला है, ऑक्सीजन इससे फैलता है, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, तो वो बच्चा समझता है प्रकृति और प्रकृति की कदर करता है। तो अपन जो दार्शनिक शास्त्र होता है उसमें आदर्शवाद सीखते हैं, यथार्थवाद सीखते हैं, प्रयोगवाद सीखते हैं और प्रकृतिवाद से संबंधित चीजें सीखते हैं। दर्शन ये तय करता है शिक्षा का लक्ष्य के दर्शन अपनान जीवन में या वास्तविकता बताओ कि विज्ञान अपनान के बताओ कि 2 रुपया कहाँ कमाना चाहिए, सीधी बात है। आज के समय विज्ञान आधारित चीजें होती हैं, लेकिन हमें दर्शन सिखाता है कि 2 रुपया तो कमा लिया लेकिन मायने शांति को नहीं मिली, तो बात शांति कहाँ मिलेगी, समझ में आ गई। शांति राम कुमार की वाली बेटी बा को नहीं है, शांति है जो मानसिक शांति था जीवन में कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी बा थाने मिलेगी किस दर्शन से पढ़ के। जो जीवन में अलग अलग प्रकार की जो चुनौतियों को थे सामना करोगा उनने उससे थे कया ऊपर को, वो हमें दर्शन सिखाता है। उदाहरण की बात करें, गांधी जी का बुनियादी शिक्षा दर्शन हस्तकला आधारित थी। मतलब गांधी जी शिक्षा कहें कि बताई कि जो अपना हाथ मतलब उस टाइम में चरखा की बात करा करता, हैंडलूम की बात किया करते थे कि इन हर व्यक्ति ने अपनों कम से कम अपने रुपया कमान लायक जीवन यापन लायक चीजें सीखना चाहिए। टैगोर का प्राकृतिक शिक्षा का दृष्टिकोण और जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, उसकी प्राकृतिक शिक्षा के बारे में बताया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप पढ़ोगे अपने पाठ्यक्रम में, उन्होंने प्रकृति से आधारित शिक्षा के बारे में बताया। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार। तो साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं, विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र है। मतलब विद्यार्थी क्या होता है, मनोवैज्ञानिक विषय भी पढ़ते हैं। जब आप थे मनोविज्ञान का साइकोलॉजी के बारे में पढ़ो, थोड़ा टेस्ट भी हो साइकोलॉजी को अलग से, तो इनमें क्या है, विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र है। अगले वाला है विद्यार्थी शिक्षा केंद्र। मतलब विद्यार्थी कौन होता है, जो शिक्षा के बारे में जानता है, उसके बारे में रुचियों को जानो, उसकी क्या क्षमताएं होती हैं, है ना, उसकी आवश्यकता है कि अब थे टीचर तो बन गया, लेकिन टीचर बन के थान देखो कि थारी क्लास में कोई एक बच्चों है जिसकी ड्राइंग बहुत शानदार है, तो थे क्या करो कि भाई ड्राइंग की क्लास एक्स्ट्रा करवा दी। समझे, आपने ड्राइंग वाले टीचर को बोला कि भाई इस पे स्पेशल ध्यान देना आपने। कोई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा है तो पीटी वाले टीचर को बता दिया आपने कि आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। कोई बच्चा जी को बौद्धिक स्तर कमजोर है, धीरे धीरे चीजें सीखे, तो ते के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दियो। ते क्या समझोगा थे, जब थे खुद मनोवैज्ञानिक रूप से समझ होगी बच्चा की कि कोई भी बच्चा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर है, तो उन थाने कया पढ़ाना है, एक थारो मनोविज्ञान मजबूत होना जरूरी है। अगले वाला क्या, पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो आपको जीवन में यह समझना जरूरी है कि क्लास में एक 60% आलो भी टाबर मिलेगो, एक 90% आलो भी टाबर मिलेगो और एक थान मिलेगो कोई मान ले 40% आलो भी। सब बच्चों को आपको साथ लेकर चलना है। 90% आलन पढ़ा के थे 95 में लिया तो को घणो बड़ो उद्देश्य प्राप्ति कुन कर ली थी। बड़ी बात यह है जब वो 40 साल न थे 80 तक पहुंचा दियो जना, वाह है थारी एक पर बढ़िया टीचर की विशेषता। समझ में आगा। काफी बच्चा है कहीं जो सारा दिन कुछ मादी करेंगे, है ना पढ़ाई में ना कुछ गुण ज्ञान, क्या कोई ज्ञान को नहीं, लेकिन जय थे स्पोर्ट्स की बात होगी सब आगे मिलेगा, है ना। काफी बच्चा है का भी मिलेगा जो पढ़ाई में भी होशियार ही स्पोर्ट्स में भी होशियारी, उन्हें भी साथ लेके चलना है। कई बच्चा अया का भी मिलेगा जो पढ़ाई में भी कोई नहीं होशियार ना, मैं भया होशियार स्पोर्ट्स में, लेकिन बाहर ना उन्हें बाहर ना भेज दो नेतागिरी करने में, बस वो आगे मिलेगा। समझा। तो हर बच्चे का दिमाग अलग अलग है। आपको ऐसा नहीं है कि आप मैथ के टीचर हो तो आप ऐसा नहीं कि बस सारे दिन पढ़ाई के लगा रखें, समझना। तो आप उनके मनोवैज्ञानिक स्तर को समझना और उनके साथ वैसा ही ट्रीट करना। और व्यक्तिगत भिन्नता ही हमारे समाज की क्या है, खूबसूरतियां हैं। अगले वाला क्या, सीखने का सिद्धांत होना। तो हमें अलग अलग तरीके से सीखने के तरीके होते हैं, जैसे व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद आदि। आज इन सब चीजों को आप धीरे धीरे सीखने के सिद्धांत से समझते हो। अगले वाला क्या है, विद्यार्थियों को प्रेरणा। तो बच्चा ने मोटिवेशन दियो, के मोटिवेशन दियो थे कि अगर थे आपकी बार अगर टेस्ट में बढ़िया नंबर लिया, जो बच्चों मेरिट में होगो, जो बच्चों बढ़िया स्कोर करोगे अपने, है ना, जगह 40% और नीचा रहे वो 80% ले, तो मेरी तरफ उन 1000 रुपया दिया जाएगा, या फिर उन मतलब और कोई भी प्राइज रख दी। तो बच्चा में क्या एक फेयर कंपटीशन बढ़ाई चीज है। समझ में आ गया। अभिरुचि, इंटरेस्ट, आपका पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया है, इतने क्रिएटिव तरीके से आप बच्चों को पढ़ा देते हो, खेलते खेलते आप बच्चों को गणित की चीजें सिखा दी थी। समझ में आ गया। आपने आप क्या किया, आपने वास्तविकता में चीजों को एग्जाम्पल लेके समझाना शुरू किया, तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े। अब थारी थे खुद सोचो, थारा कोई एक नया कहीं को टीचर याद होगो कि थे उकले कहता यार भाई साहब मारे वो टीचर हो रहे हैं को पढ़ाया कर, तो मेरा अब तक सबकी में याद है, कहीं याद है क्योंकि रुचि बहुत, वो पढ़ाने को तरीकों को बढ़िया हो। समझ में आ गया।
तो आपको भी ऐसा ही टीचर बनना है जिसकी क्या हो, जो पढ़ाने का जो तरीका है, अभिरुचि है, इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए। अभिव्यक्ति, बताने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए, इतना शानदार होना चाहिए। अब थे आगा, थे खुद आया, है ना, आके थारी पर बॉडी लैंग्वेज देखे तो थे खुद अड़ साइड आओ के पढ़ा दो घरे कौन पढ़ास को ना। तो थारे अंदर अभिव्यक्ति, बात का उनको तरीको है कौन चाहिए, थारो लिविंग स्टैंडर्ड है कौन चाहिए। जब थे बच्चा ने बताओ, रहन सहन एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करो कि खुद टीचर आ रहे हो तो एक टीचर की ने लागनो चाहिए, वो की पूरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बोल चाल को तरीको है गो, है ना, रहन सहन गो को, दूसरा साथ व्यवहार करनो, बच्चा के साथ व्यवहार करनो। थे खुद टीचर वो टावरा के साथ बैठ के थे बात करे हुन जाएगी तो के थे टीचर बनया कोई काम का कोना। तो यही है, आपके अंदर अभिव्यक्ति भी होना बहुत अच्छा है। फॉर के उदाहरण के लिए खेल आधारित शिक्षा दे सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क व कला आधारित शिक्षा दे सकते हो। तो अब अपन कंपैरिजन के लिए बात करें, जो आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होता है। समाजशास्त्रीय पाठ्यक्रम में अपन किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, संस्कृति व एकता के बारे में, समाज की एकता के बारे में और संस्कृति के बारे में अपन चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए नागरिक शास्त्र व पर्यावरणीय शिक्षा, वो इसके प्रमुख उदाहरण है। अगले वाला क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होगा, आपके सामने नवाचार सीखोगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आप क्या सीखोगे, नवाचार नवाचार सीखते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हो, तकनीकी प्रगति के बारे में आप सीखते हो। गणित और जो उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो इस सबके क्या है, उदाहरण है। दार्शनिक शास्त्र की बात करें, जहां पर आप क्या सीखते हो, शैक्षणिक दर्शन और मूल्य, मतलब दार्शनिक शास्त्र में आप मूल्य सीखोगे, संस्कृति सीखोगे, समाज के बारे में, चीजों के बारे में सीखोगे। उदाहरण के लिए गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, जो उन्होंने बताई थी कि हमें अपने हथकरघा हो गया, अपने हैंडलूम, मतलब ऐसा जीवन में कोई ना कोई काम जरूर सीखो जिससे आपका जीवन यापन चलता रहे। गांधी जी टाइम में बता गो 75 साल हो गया अपना देश ना आजाद होया, आज भी अपला टाबर कौन सीख पा रहा, समझ में थे। और आज भी गांधी जी ने क्या बोले, वो अपने के लिए क्या करो, समझो वो आदमी की सोच ने समझो थी थोड़ी बहुत, जद बेरो पाटा वो क्या करो। मनोवैज्ञानिक, विद्यार्थियों की रुचि और खेल आधारित शिक्षा, मतलब उन्होंने कैसे बारे में बात किया था, शिक्षा, कला और जो आपके सामने जो उदाहरण है इसके, तो यह आपके सामने पूरा का पूरा है। निष्कर्ष की बात करें अपन, पाठ्यक्रम का निर्माण केवल विषयों की सूची के बारे में नहीं होता, बल्कि समाज विज्ञान व दर्शन व मनोविज्ञान का समन्वय में। मतलब पाठ्यक्रम में क्या होनी चाहिए, समाज का बारे में भी बात होनी चाहिए, विज्ञान का बारे में भी बात होनी चाहिए, दर्शन व मनोविज्ञान भी देखने मिले हैं। समाज शास्त्र आधार, समाज से जोड़ता है, तो समाज शास्त्र को काम क्यों है, समाज न जोड़ने को काम है। विज्ञान, वैज्ञानिक आधार पर अपन चीजों को सीखते हैं, वो क्या करता है, हमें आधुनिकता के बारे में बताता है। दार्शनिक आधार हमें दिशा प्रदान करता है, तो दर्शन के बारे में सीखते हैं, वो क्या सिखाता है हमें, दिशा, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमें बताता है। मनोवैज्ञानिक आधार हमें विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करता है, और जो मनोवैज्ञानिक आधार पे चीजें सीखते हैं वो क्या करता है, हमारे जीवन में क्या जरूरतें हैं, कैसे हमें पूरी करनी चाहिए, कोई विद्यार्थी को क्या समझाना चाहिए, सब चीजों के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से एक संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो यो तो थी था यूनिट नंबर 2 अच्छे से पढ़ा दिए। अब बढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 3 की तरफ, पाठ्यक्रम के प्रकार। पहला पॉइंट क्या है, गतिविधि आधारित एवं जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम। तो एक्टिविटी करके, एक्टिविटी बेस्ड और लाइफ सेंटर जो एजुकेशन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वो किस प्रकार का होता है, इसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है। तो भाई एक्टिविटी बेस्ड जो आपके सामने जो ज्ञान होता है, गतिविधि आधारित, उसमें क्या है, बल्कि गतिविधियों के माध्यम से अनुभव करना है। जया कि मान लो कि थान विज्ञान का टीचर था समझायो कि भाई बिजली है ना, बिजली क्या पैदा हुआ है, तो वह क्या करो, एक पूरा वैज्ञानिक तरीका से कोई मतलब डैम को निर्माण करो, थोड़ी बहुत टर्बाइन वगैरह चलाई, या ऐसा समझो कि पवन चक्की बना के दिखा दी था, समझ में आ गया। तो उससे उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल समझाया आपको, और आप लैब में लेके चले गए, बायोलॉजी वाले टीचर है, इन्होंने आपको पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को दिखाया कैसे हुआ, अलग अलग जीव जंतुओं को सिखाया। आपने भी उसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर माइक्रोस्कोप वगैरह में चीजें लगाकर समझी। तो ये क्या होता है, इससे आप अपनी गतिविधियों के माध्यम से चीजों को कर करके सीखते हो। इसी को क्या कहा जाता है, गतिविधि आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियां करते हैं, जैसे प्रयोग बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, खेल व कला में भाग लेना। तो इस प्रकार की शिक्षा में जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के शिक्षा में भाग लेते हैं, है ना। अगले वाला क्या है, जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा में क्या होता है, बच्चों को आप प्रोजेक्ट वर्क से सिखाते हो, पर्यावरण आधारित गतिविधियां, नाटक व प्रयोगशाला में आधारित चीजों को सिखाते हो। तो कोई भी बच्चा हो गया, उसको आप प्रोजेक्ट करना सिखा रहे हो, उसको पर्यावरण से संबंधित चीजें सिखाते हो, और नाटक व प्रयोगशाला से संबंधित चीजें सिखाते हो। तो बच्चा जो इन सब चीजों के माध्यम से चीजों को सीखता है,
वो कैसे सीखता है? गतिविधियों के आधारित पर। जहाँ प्रोजेक्ट करके था टीचर प्रोजेक्ट बनाना देना भी थे, थोड़ा सा दिन बाद में वो करोगा, फाइनल लेसन होगा थारो, तब उस समय जो चीजें आप सीखोगे। अगला क्या है? विषय केंद्रित व कोर केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड द कोर सेंटर्ड। तो विषय केंद्रित कैसे होता है आपका? शिक्षाओं को विभिन्न विषयों में बांटकर पढ़ाया जाता है, चाहे विज्ञान पढ़ी थे, गणित पढ़ो हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हो, तो ये क्या, इसे विषय केंद्रित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक विषय का अपना महत्व होता है। जहाँ हर विषय, गणित में थे कि एक सीखोगा कि कैलकुलेशन वगैरह सीखते हो, विज्ञान में आप तर्क वगैरह सीखते हो, सिविक्स में आप अपने जो नागरिक शास्त्र में आप अपने समाज के बारे में सीखते हो। तो हर विषय का अपना महत्व है, हर विषय के अंतर्गत आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। कोर पाठ्यक्रम का अर्थ होता है ऐसे विषय जो सभी के लिए अनिवार्य हो। जहाँ कदे अब थारा पेपर है, एक अंदर के 3 सब्जेक्ट, अब थारा 4 पेपर होंगे, हम 3 सब्जेक्ट कॉमन, ये तीसरा सब्जेक्ट को पेपर है जो सबके लिए अलग है। तो पहला 3 के ही थारा कोर सब्जेक्ट है, बाकी जो सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट पेपर अलग है। आई जहाँ मान लो कि ते पीसीएम लेनी, कौन सा लियो? पीसीएम ली। जब थे 12वीं क्लास में आतो थारा 2 पेपर कोर रहा, कौन सा? जिसके अंदर हिंदी व इंग्लिश हमें सबके लिए कंपलसरी, बाकी सब्जेक्ट अदलता रही। आर्ट वाला के लिए उनका पेपर होगा, पीसीएम वाला के लिए जो अलग होगा, पीसीबी वाला के लिए अलग पेपर होगा। समझना? तो कुछ विषय जिनको अनिवार्य पेपर बोले जाए, भाषा हो गई, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण शिक्षा हो गई, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं जो हर बच्चे को पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि सीबीएसई स्टेट बोर्ड में, जो स्टेट बोर्ड में विषयवार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? विषय आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अनुभव केंद्रित और कार्य आधारित पाठ्यक्रम, तो अनुभव केंद्रित, आप अपने अनुभवों के माध्यम से जो चीजों को सीखते हो, और कार्यों के आधारित पे आप चीजों को सीखते हो। उस पाठ्यक्रम में क्या होता है? इसमें विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके सीखे थे, समझना, सीखने का अवसर मिलता है। तो वही बताया ना, आप लैब में जाकर गए, आपने वहां पर पहले एनीमेटर को यूज करना सीखा कि कैसे कार्य करता है, और मीटर चलाया आपने, पहली बार देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कार्य करती है, टेस्ला कोइल किस प्रकार से कार्य करती है। समझ में आ गया आपने? आप पहली बार, आपको टीचर है वो आपको चित्तौड़गढ़ के किले पर घुमाने लेके गया, वास्तविकता में देखा कि महाराणा प्रताप के जो क्या बोलते हैं, किस प्रकार की उनकी जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, आपने जो भी देख, मतलब अलग अलग कहीं पर भी गए, तो जो अनुभवों के द्वारा आप सीखते हो करके प्रत्यक्ष, उसी को क्या कहा जाता है? आपको अनुभव आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्य, व्यवहारिक गतिविधियों और अनुभव के माध्यम से होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हो। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चा कार्य करके भी सीखे, व्यवहारिकता के माध्यम से भी सीखे, और गतिविधियों के माध्यम से अलग अलग अपने कार्य करके सीखे, और अनुभवों के माध्यम से भी चीजों को सीखता रहे। तो बच्चा अपने अलग अलग माध्यम से, जैसे कार्य, व्यवहारिकता, गतिविधियों के माध्यम से सीखे। उद्देश्य क्या होता है? करके सीखना। जैसे कि हस्तकला, अब थे हस्तकला, जब मान लो कि कोई बच्चों है, मट को बनाना सिखा रहे हो, समझ में आ गया? तो उसको आप प्रैक्टिकली लेके गए, कोई पोल्ट्री जो आपका जहाँ पर ये बनते हैं वहां पर गए, चित्रकला का कोई विद्यार्थी हो गया, है ना, मूर्ति कला के कोई विद्यार्थी हो गए, तो उनको आपने वहां पर जाकर चीजों को समझाया। हैंडलूम सिखा रहे हो बच्चों को कि किस प्रकार से जो आपके सामने जो सूती उद्योग चलता है, तो आप कोई कम, आपके पास फैक्ट्री थी, वहां पर लेके गए, वहां पे उनको चरखा काटना सिखाया। एक दिन के लिए आपने अनुमति ले ली, और वहां के जो कर्मचारी वो उनको चरखा काटना सिखाने। तो आप अनुभवों के आधारित चीजें सीख रहे हो। खेती करना वहाँ कैसी गुण तो थे, तारा घर ही सीख लो ये सब चीजें। तो लेकिन मान लो कोई शहर का बालक है, तो उन्हें पहली बार भाई लेके गया आपको फील्ड में, खेतम, और सिखाया कि भाई साहब यहाँ यहाँ आने का बीज पड़े, फिर यहाँ खपतवार हटाई जा, यहाँ लावणी करी जा, यहाँ की बाकी बोलिया करी नान कर जा, हर चीज सिखाई गई। कार्य अनुभव आधारित शिक्षा, मतलब कर करके जो जीवन में चीजों को सीखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? कार्य अनुभव आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। छिपा हुआ कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है? अब कुछ पाठ्यक्रम ऐसा होता है जो आपको समझाएगा, मतलब आप उससे वैल्यू सीखते हो। जया जया कि मान लो कि थन पढ़ाए गए हो गीता की शिक्षा, तो जो श्लोक सिखाया गया कबीरदास का, तो कई ये बच्चा तो सिर्फ श्लोक याद करने में ही बिजी रहेगा, और कई बच्चा उस श्लोक को अर्थ जीवन भर याद रखे। समझ में आ गया? तो यही है, कुछ शिक्षा आपको किस लिए दी जाती है? ताकि आप सीख सको कि जीवन में आपकी चुनौतियां आएंगी या कैसी समस्या आएंगी, तो आप उनसे किस प्रकार से टकराओगे, उन किस प्रकार से चीजों को समझ पाओगे। तो वह शिक्षा जो औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन विद्यार्थी वातावरण और व्यवहार से सीखता है। तो जो चीजें पढ़ाई कौन जाए, आप अपना आसा पासा का वातावरण से सीखा, है ना, साथ के साथ क्या करते हो, आप बच्चों के व्यवहार के माध्यम से चीजों को सीखते हो।
इसमें शिक्षक का व्यवहार तो मत आने बताया ना कि आप एक टीचर बनो तो एक टीचर बन के एग्जाम्पल के रूप में आप बोलो तो अच्छे जहाँ खुद है ना, खुद हिंदी में बोल रहे हो है ना, बच्चों को इंग्लिश कुछ शब्द सिखा रहे हो, हाँ, आप खुद चीजों को करके सिखाने में विश्वास रखते हो, आप एक पर्सनैलिटी हो, पूरी पर्सनैलिटी जिसका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है, जो बोलता बहुत अच्छा है ना, जो एक एग्जाम्पल के रूप में एक अच्छा लीडर है, तो अब बच्चे आपको फॉलो करते हैं। समझ आ गया? तो शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना बहुत जरूरी है। विद्यालय का माहौल, अब एक स्कूल है जिम सारा जो टीचर है प्रिंसिपल की बात मानी, आपस में बहुत अच्छा व्यवहार है, सामंजस्य से चल रहे हैं, एक है कि स्कूल है जी मास्टर आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या सीख नहीं बालक उनका, कि कौन सीख पा रहे हैं, सीख पाए ना, तो यही है। विद्यालय का माहौल भी कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। विद्यालय का माहौल सकारात्मक होगा, बच्चे सकारात्मक होंगे और जीवन में अच्छी चीजें शिक्षा ग्रहण करेंगे। साथियों का आचरण, भाई आसपास के आपके जो व्यक्तित्व हैं वो अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, कोई गलत शब्दों की नहीं उपयोग कर रहे हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो थे कई बार सुनो कि भाई साहब अगर कोई पढ़ने वाला टाबर कन बैठ जा, थारा माँ बाप कहता होगा कि अच्छा भली संगत रखा करो, अच्छा पढ़ने वाला कन समझदार टाबरा कन बैठा करो, समझदार कन बैठोगा तो थे भी शिक्षित बनोगा। અહીંયા भी देखने मिले को भाई एक साथ कोई तीन तीन दोस्त थी, दो पढ़ने वाले हैं तो वो एक ना पे थोड़ा समझा समझा के इंटेलिजेंट बना देगा, और दो नहीं पढ़ने वाले तो वो एक होशियार उन्हें भी आप जय को बना देगा। तो यही है, संगत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो अपने साथियों का जो आचरण है वो भी अच्छा हो, अपने साथी ऐसे चुनो जिनके आचरण अच्छा होगा, तो आप भी धीरे धीरे आपका आचरण सुधर जाएगा। बच्चों के मूल्य, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो बच्चों के जो मूल्य संस्कार हो गए, उनको दुनिया को देखने का दृष्टिकोण, तो भाई कोई व्यक्ति बच्चे आप में से तीन बच्चों में से एक एक स्टूडेंट है जो बहुत मतलब मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप उससे समझते हो कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें हारना नहीं है ना, वो कन बैठोगा एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव बात करे, तो 2 मिनट में हर चीज समझा दे, तो ये क्या होता है, उसको दृष्टिकोण बोलते हैं। और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो आप अगले वाला क्या है, अनुशासन से रहना चाहिए आपको जीवन में, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, समय को महत्व देना चाहिए और नैतिकता पर आपको महत्व देना चाहिए, तो अनुशासित जीवन जीना चाहिए, सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को, और समय को और नैतिकता को आपका क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। अब अपन देखेंगे कंपैरिजन के बारे में, तो सबसे पहले है गतिविधि आधारित, तो जो बच्चा है गतिविधि आधारित अपन चीजें सीखते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है, गतिविधियों के माध्यम से सीखना, तो एक्टिविटी से कैसे सीखता है बच्चा, गतिविधियों से। उदाहरण की बात करूं, प्रोजेक्ट वर्क से सीखते हो, प्रयोग करके आप चीजों को सीखते हो। अगले वाला पॉइंट क्या है, जीवन केंद्रित होना, तो जीवन केंद्रित कैसे होगा, जीवन की समस्याओं से जुड़ी शिक्षा मिलना, तो जीवन केंद्रित में कैसे सीखते हो कि जीवन से संबंधित अगर आपके सामने कोई समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के बारे में सीखते हो, जैसे कि कौन सी शिक्षा आती है, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से इस सब चीजों में सीखते हो। अगली शिक्षा कौन सी होती है, विषय आधारित, मतलब विषयों में विभाजन शिक्षा, जैसे साइंस में पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश हिंदी पढ़ी, अलग अलग विषयों के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसको क्या कहा जाता है, विषयों आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कौन से उदाहरण आते हैं, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इतिहास जैसे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। कोर केंद्रित की बात करें तो अनिवार्य शिक्षा देखने को मिलती है, कोर केंद्रित में कौन से विषय आते हैं आपके सामने, अनिवार्य शिक्षा के विषय आते हैं, जिसमें भाषा व नागरिक शास्त्र आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपके सामने कौन सा आता है, नागरिक शास्त्र संबंधित विषय देखने को मिलते हैं। अगला क्या, अनुभव केंद्रित, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, तो जब बच्चा अपने प्रत्यक्ष जो प्रैक्टिकली अपनी चीजों को सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है। इसमें कौन सा होता है, हस्तकला, कृषि कार्य जैसा, जहाँ कि मान लो कि आपने एग्रीकल्चर सीख रहे हो, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, हैंडलूम सीख रहे हो, आप कंप्यूटर पे कोई तकनीक से संबंधित चीजें सीखते हो, तो ये कैसे सीखी जाती हैं, ये आप अनुभव करके, भाई जितना ज्यादा अनुभव करके सीखोगा उतनी ज्यादा सीखोगा। अब कंप्यूटर के बारे में कितने पढ़ लो, माउस है, वो कीबोर्ड है, वो है क्या बोलिया करी MS एक्सेल अया खुला है, MS एक्सेल पे काम करें, जब तक वो कंप्यूटर पर बैठ के बाद टिक टिक नहीं मारोगा ना कीबोर्ड पर आंगली, जब तक कुछ कौन सीख पाओ। समझा, तो अनुभव होना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें आप सिर्फ अनुभव के माध्यम से सीखते हो। कार्य आधारित काम करके सीखना, जैसे प्रैक्टिकल व वर्कशॉप, अब थे इंजीनियर बन गया और कदे जिंदगी में था नए कौन बेरो की भाई साहब सिविल इंजीनियर बन गया, ए कौन बेरो की बिल्डिंग में सीमेंट को दो पत्थर का जोड़िया करी तो के थे सिविल इंजीनियर बना। समझा, तो प्रैक्टिकली आप चीजों को सीखते हो, उसको क्या कहा जाता है, काम आधारित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। फिर पाठ्यक्रम का एक और भाग होता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम, जहां वातावरण से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हो, जहां पर अनुशासन व सहयोग जैसी चीजें प्राप्त करते हो। निष्कर्ष की बात करें, पाठ्यक्रम केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गतिविधियां, विषय, अनुभव व वातावरण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया। तो पाठ्यक्रम कैसा होता है, जहां आप गतिविधियां सीखते हो, विषय सीखते हो, अनुभव सीखते हो और वातावरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हो।
तो अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। सबसे पहला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या होता है आपके सामने? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल कैरिकुलम क्या होती है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की वह रूपरेखा है, मतलब जो अपनो राष्ट्रीय पूर्व कैरिकुलम है वो क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वह रूपरेखा है जो पूरे देश की शिक्षा, उद्देश्य, मूल्य व समान मानकों को निर्धारित करती है। मतलब पूरा देश को एक जगह को सिलेबस होना चाहिए। पर सीबीएसई वाला सिलेबस चले करते ना, सारा भारत में सीबीएसई पर जो बोर्ड बनाए थे तो वही चले करते, लेकिन अब कौन चले? राजस्थान बोर्ड को अलग है, हरियाणा बोर्ड को अलग है, यूपी बोर्ड को अलग है, सीबीएसई को आपको अलग है। तो ये ऐसे एक आपके सामने सिलेबस की रचना करना जो पूरे के पूरे भारत का एक जैसा है। इसमें क्या सीखेंगे अपन कि अब भाई एक जैसे उद्देश्य, सारे देश के बच्चे हैं वो एक जैसा उद्देश्य सीखेंगे, संस्कृति और मूल्य के बारे में सीखेंगे और समान मानक सेम स्टैंडर्ड हो जाएगा भाई। अब क्यों है राजस्थान बोर्ड का 90 पहले तो कितना हार्ड होया करते राजस्थान बोर्ड। अब वही कंपैरिजन कर लो, आज 10 साल पहले राजस्थान बोर्ड में नंबर जाना कितना आसान होता। अब गली गली में दूसरा टापर का 80% आ रही। अरे उन्होंने एप्पल की स्पेलिंग पूछा तो ए डबल पी की जगह ए पी एल ही बोल देगा, है ना। लेकिन परसेंटेज देखोगे तो थारो माथा खजको हो इनको दे दिया था प्रतिशत आया का बालक ही। और अगर जब थारा माता पिता ने पूछो वह भाई साहब अगर 40-50% भी है ना तो यहाँ राज्यों के बताऊंगा हमारे टाइम में 50% आया। गांव में एकमात्र रोजी का इतना आया फर्स्ट ग्रेड बने फर्स्ट डिवीजन बने दी, समझ में आ गया। और आज के समय फर्स्ट डिवीजन के 90% की भी कोई इज्जत को नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड गिरते चले गए शिक्षा के। ये विभिन्न राज्यों और शिक्षा बोर्डों को शिक्षा की दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। इससे क्या फायदा होगा? जो अलग अलग राज्य हैं, जो अलग अलग बोर्ड बताए हो, शिक्षा बोर्ड और शिक्षा की दिशा और उद्देश्य को प्रदान करती है। तो इससे क्या होगा? अलग अलग जो शिक्षा बोर्ड होगा उनको उन्हें सबका सब शिक्षा बोर्डन के क्या होगा एक स्टैंडर्ड मिल जाओ कि इस स्टैंडर्ड पर अपना पढ़ाना चाहिए, इस साबु नंबर देना चाहिए। तो पूरा भारत का सारा बच्चा का जो नंबर है उनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। नहीं आया कौन की यूपी बोर्ड आने पूछो भाई खिंगा हमारा नंबर ज्यादा हार्ड आता, हरियाणा बोर्ड आने पूछो भाई तो मैं तो भाई जी टीप टीप के भी दाप लिया लेकिन मार तो नंबर कौन बनया, है ना। राजस्थान बोर्ड आने को मैं पढ़ा लेकिन आजकल तो बिना पढ़े काम चल रहे हैं। इससे क्या होता है? सामाजिक न्याय भी मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि राजस्थान का बच्चा और कुछ पढ़ रहा है, हरियाणा का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है और कहीं का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। तो सामाजिक न्याय के बारे में भी पता चलता है। दूसरी क्या, शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण होती है। अब क्या होता है, अब आप अपने स्टेट के देख लो, सरकार बदली सिलेबस बदल गया, वो दो टॉपिक कुछ और जोड़ेंगे, सरकार बदली वो दो टॉपिक कुछ और जोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है? बच्चे का शिक्षा का स्टैंडर्ड हमेशा समान नहीं रहती है। लोग अपने जो राजनीतिक रूप से अपना फायदा उठाने के लिए सिलेबस में बदलाव होते रहते हैं। तो ये नहीं होगा। शिक्षा क्या है? उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो होगी। अगले वाला क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की शिक्षा। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की शिक्षा क्या होती है? राष्ट्रीयता और एकता। यह विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना विकसित करती है। तो राष्ट्रीयता की जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या होता है? ये विद्यार्थियों को क्या राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रीय एकता के बारे में सिखाती है। समझ में आ गया? जहाँ मान लिया अब थे राष्ट्रगान बोलो सुबह सुबह स्कूल में जाते बच्चों तो उन अंदर फीलिंग आए कि आप भारत देश का नागरिक है। समझ में आ गया? जनगण मन बोलते हैं अपने, आप लोकगीत बोलते हो, वंदे भारत के, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है? राष्ट्रीय एकता की भावना आती है। लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित। तो अपना कैसा पाठ्यक्रम हो? समानता। तो हर बच्चे को समानता मिलेगी, हर बच्चे को समान शिक्षा मिलेगी। तो इससे क्या होगा? एक लोकतांत्रिक भावना भी आती है। स्वतंत्रता, सहयोग और बंधुत्व को भी बल मिलता है। तो इससे क्या होगा? हर बच्चे ने यह सही शिक्षा मिलेगी कि अपना एक रहना चाहिए, अपना स्वतंत्रता क्यों मिली है। एक चाहे आप अलग धर्म का हो, अलग जाति का हो, अलग अपना अपना बौद्धिक स्तर अलग हो, लेकिन अपना क्या रहना चाहिए? एक रहना चाहिए, अपना एक देश का ही नागरिक का। समान अवसर मिलते हैं सभी वर्गों को, चाहे आप किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष से हो, लेकिन आपको समान अवसर मिलते हैं इस चीज से। लिंग जाति के आधार पर बच्चों को असमान शिक्षा का अवसर देती है। तो क्या हो जाता है, काफी बार आप धर्म के आधारित शिक्षा भी देखने को मिलती है ना। कुछ लोगों की अलग शिक्षा, कुछ लोगों की अलग शिक्षा। वैसे तो धार्मिक आधार पर शिक्षा देना बैन भाई अपना प्रतिबंधित है इसके अंदर, संविधान के अंदर, लेकिन कुछ छूट भी दे रखी है अल्पसंख्यकों को। तो यही है कि इससे क्या होता है, आपको जो बच्चे होते हैं सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलती है। अब किसी भी बोर्ड में कमजोर सिलेबस, मतलब सिलेबस का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं और किसी का हाई स्टैंडर्ड है, तो दूसरे वाले बच्चे अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा थोड़ी हो दूसरे वाले जो बोर्ड था उसके बच्चे कमजोर थे लेकिन उसका स्टैंडर्ड ही अच्छा नहीं था उस बोर्ड का, तो वो बच्चे उतने हाई फाई नहीं बन पाए। तो यही है, सभी बच्चों को क्या मिलेगा? समान अवसर मिलता है अगर एक जैसा सिलेबस रहता है उससे। प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता में क्या होता है? जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करता है। और ऐसा सिलेबस देखने को मिले, बढ़िया सिलेबस हो, तो इसमें बच्चा ना सिर्फ अपने जीवन यापन के बारे में सीखे, ना सिर्फ जीवन में सिर्फ अपने तथ्यों पर आधारित रहे, सिर्फ तर्क आधारित रहे, लेकिन बच्चा जीवन में आने वाली अलग अलग समस्याओं का भी समाधान कर सके।
समझा, विचलित नहीं हो, संघर्ष से विचलित नहीं हो, जीवन में एक मुश्किल परिस्थितियों से विचलित नहीं हो, सामाजिक आर्थिक गृहस्थी से संबंधित आने वाली समस्याओं को वो क्या करे, बहुत ही आसानी से पार कर सके। इस प्रकार का आपके सामने सिलेबस देखने को मिले। अगला क्या, नवाचार और लचीलापन, समय और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार संशोधन किया जा सके। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जो समय और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार क्या करे, उसमें बदलाव देखने को मिले। जैसे अब क्या, आज के समय तकनीक का जुड़ा होना बहुत जरूरी था भाई। आज से 20-30 साल पहले पाठ्यक्रम में ज्यादा क्या होना चाहिए था, विज्ञान आधारित चीजें ज्यादा होनी चाहिए थी, उद्योग आधारित चीजें ज्यादा होनी चाहिए, ये उस समय की डिमांड थी। लेकिन आज कैसी डिमांड है, तकनीक आधारित, एआई जोड़ो आप उसके अंदर, आप उसमें बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओ, कंप्यूटर के महत्व के बारे में सिखाओ। आज के समय ये जरूरतें ज्यादा है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के समाज में जुड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय हो सकता है और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और कोई नई परिवेश बदलने को मिले, तो उस आधारित हमारी शिक्षा में बदलाव होने चाहिए। तो यही है, पाठ्यक्रम हमेशा कैसा होना चाहिए, नवाचार आधारित व लचीला होना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है भारत के पाठ्यक्रम में सुधार। तो अब भारत के पाठ्यक्रम में कैसे कैसे सुधार किए गए इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में कई सुधार हुए। जैसे कि सबसे पहले आया कोठारी आयोग। कब आया, 1964 से लेकर 1966 तक। इसमें किसकी बात की गई, समान शिक्षा विज्ञान और तकनीक पे बल किया गया। क्यों, क्योंकि 1964 से 1966 में गयो भारत नए नए आजाद हुए थे, है ना। भारत की अधिकतर जनसंख्या की प्रति कृषि पर आधारित, तो भारत ने की जरूरत थी, उद्योगों की जरूरत थी। जरा की बात करी गई, शिक्षा कहीं क्यों नीचे, सबसे पहले तो क्या है, जाति का आधार पर, धर्म का आधार पर, वर्ग का आधार पर भेदभाव खत्म करके महिला व पुरुष पर सबने समान शिक्षा मिला, एक जगह की शिक्षा मिला। फिर विज्ञान व तकनीक का बारे में लोगों ने बेरफाटा, क्यों, क्योंकि अपन लोगों ने तकनीक के बारे में बेरोकुनी और विज्ञान के बारे में ज्ञान कौन था। तो सबसे पहले आपको याद करना है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने सबसे पहले बात की समान शिक्षा की, विज्ञान व तकनीक की बात की। अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न आएंगे यहाँ से, कंपटीशन में भी आएंगे और अभी भी आएंगे, तो अच्छे से क्लियर कर लेना इनको, अभी पढ़ लो इनको अच्छे से। अलग अलग प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1868 में, 1886 में, 1992 व 2000 में। इसमें क्या है, शिक्षा में समानता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिली, शिक्षा में समानता, गुणवत्ता व मूल्य देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है भाई, अलग अलग जो आपके सामने जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, इसमें कैसे शिक्षा की समानता है, गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात की गई। फिर क्या आता है, एनसीईआरटी बोर्ड बनाया जाता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यक्रम का निर्माण। तो एक प्रायोगिक आधारित, मतलब एक वास्तविक, एक मतलब एक संस्था बना दी गई एनसीईआरटी, जो क्या करती है, पाठ्यक्रम बनाने की एक राष्ट्रीय संस्था है जो हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। जिसमें किसकी बात की गई, जिसमें बात की गई कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, बच्चों पे आधारित होनी चाहिए, समाज उपयोगी, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो समाज के लिए उपयोगी हो, और व्यवहारिक जो आपके सामने जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करने पर बात की गई। तो सबसे पहले जो शिक्षा है वो किस पे बात की गई, बात से बाल केंद्रित होनी चाहिए, समाज के उपयोगी और व्यवहारिक होनी चाहिए, उस पर बात की गई। अब अगले वाला पॉइंट है एनसीएफ 2005। जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस में सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। एनसीएफ 2005 क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। तो ये देखने को मिला था, ये कब आया था, ये आपके सामने एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में आया था। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अच्छे से याद कर लेना ये भी। तो कब आई, एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में आया, और उसका क्या उद्देश्य था, स्कूली शिक्षा को सीखने और आनंदपूर्ण और बोझ रहित बनाना। मतलब ऐसी शिक्षा बताओ जो क्रिएटिव स्किल है ना, जो आज का टाइम में थे, जो था ना माइक्रो टीचिंग में ब्लैक बोर्ड ने ले जानो, बोर्ड पे ऑडियो विजुअल के बारे में पढ़ते हो। तो पहली बार ये कब बात की गई, 2005 में, कि बच्चों को पढ़ाओ तब उनको मजा आना चाहिए। आज का दिन प्ले स्कूल देखो ना थे, है ना, जिनके अंदर बच्चा ने सुंदर सुंदर चित्र लगा के पढ़ाए हैं, है ना। बच्चों को स्टूल कुर्सी होते हैं, जहाँ मान लो स्क्वायर का बारे में दिखाने तो बक्सो दे रखो है, फुटबॉल दिखाने तो फुटबॉल को चित्र बना रखो है। अपना टाइम आगे को नहीं आना, क्यों को नहीं आया, क्योंकि तब एनसीएफ को नहीं आई हो। 2005 में मतलब आया था तो पूरे देश में लागू नहीं आया था, इतना भी थे बुढ़ा तो है नहीं। लेकिन जो आपके सामने एनसीएफ अब लागू है, तो आपके सामने प्ले स्कूल देखने को मिल रही है, जहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा की बात की जाती है, बच्चा जब छोटा हो तो उसको मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, और बोझ रहित। अया कोनी की टाबरान देखो आजकल के 10-10 किलो को, 15-15 किलो को बैग लेके जाए, अया लागे जाने को सीमेंट को कट्टो लेके जा रहे। अया को नहीं होना चाहिए, बच्चा ने पढ़ाई कराओ तो अया को होना चाहिए कि पढ़ने में आनंद आवे और शिक्षित भी जाए। मुख्य उद्देश्य की बात करें, बच्चे केंद्र पे शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिसमें बच्चों पे आधारित हो, बच्चे को जैसा आनंद आ रहा है, चाहे छोटी क्लास का टाबर ही खेलने में ज्यादा एंजॉय, तो एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाओ।
समझ में आ गया उनको? बच्चे को आप बक्सा आपने क्या किया, फुटबॉल का पहली बार चित्र दिखाया तो खेलने के लिए दे दिया, साथ साथ फुटबॉल के बारे में बता दिया। बच्चों को आपने ट्राइंगल दिखाया, त्रिभुज दिखाया, फिर आपने स्क्वायर दिखाया, रेक्टेंगल दिखाया, तो उनके रख रखे हैं आपने बक्से, वो दिखाए। आपने चित्र, हर तरफ चित्र लगा रखे हैं, तो इससे बच्चे को अगर आपने जो फॉर कैप और कबूतर सिखाए तो दिखाए कि कबूतर ऐ को है, फिर कबूतर उड़ तो भी दिखाए कि वो कबूतर जा रहे। तो इससे क्या होता है, बच्चा केंद्र में रहता है, बच्चे को आनंद आता है ऐसी चीजें पढ़ने में। क्यों? टाबर प्रणाम बालक विजुअल्स है, चित्रा से ज्यादा सीखे। परीक्षा में सुधार करना, तो आफला टाइम में हाँ बस रटन पे ध्यान रखा करता। आजकल आल्टा पर रटन पे ध्यान कौन रखी? क्यों? क्योंकि उनको रटने के बजाय कौशल पे है कि भाई कंप्यूटर में सिर्फ आए मत पढ़ो कि सीपीयू है, यू इनपुट आउटपुट डिवाइस करना बैठो कंप्यूटर के, और देखो इनपुट डिवाइस है तो क्यों है, क्यों माउस पफा ये टक दे क्लिक करो और मतलब कोई फाइल खुल गई तो क्यों गो आप इंस्ट्रक्शन मायने दियो और मायने देते हैं वो क्यों गो खुल गई फाइल, खुली ना तो क्या हुआ, इन मतलब अंदर गया और पुट मतलब डालना, तो इनपुट हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे डिवाइस जहाँ पे आप क्या करते हो, जो आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया वो प्रोसेसर काम कर प्रोसेस होती है, तो उसी को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा आप जब बच्चे को देते हो तो इससे क्या, वो रटने के बजाय वास्तविकता में समझने का प्रयास करता है। तो इससे क्या हो कि परीक्षा के स्तर में भी सुधार देखने को मिलता है। अगला क्या, समानता व समावेशी शिक्षा। तो कैसी होती है, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए व्यवस्था। तो भाई उसका कि थारे बीच में एक अया को बालक है जो पढ़ाई में इतना होशियार है भाई साहब, था टक्कर में क्यों नहीं के, है ना? हर स्कूल में एक नया को बालक है, एक आया को बच्चा जिन भाई साहब चाहे थे बैठा रो रगड़ बोकरो, उनका बस की बात कौन ओ है। लेकिन दोनों बच्चा साथ लेके चलना है, उन थे उसको और क्रिएटिव तरीका बता दो, है ना? कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं तो उनके लिए आप विशेष व्यवस्था करो, उनको उनके तरीके से आया कोनी कि खुद मजाक उड़ाने लगा बच्चा मजाक उड़ाए नहीं, उन को साथ लेके चलो, उन और ज्यादा मोटिवेट करो थे। समझ में आ गया? ऐसे नहीं कि आप जिसका बौद्धिक स्तर कमजोर है तो हर समय आप उसको टोंट मार रहे हो, उसी को खड़ा कर रहे हो, आप उसको मोटिवेट करो, आप उसको पढ़ाने पे उस पर विशेष ध्यान रखो। 90% वाले को पढ़ाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि वो खुद भी पढ़ सकता है। जरूरत है 40% वाले वाले को, उसमें अगर आपने रुचि पैदा कर दी तो आप एक सफल टीचर बन जाओगे जीवन में। अगला कौन सा है, समानता व समावेशी शिक्षा, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए व्यवस्था। स्थानीय ज्ञान व महत्व, शिक्षा को स्थानीय संस्कृति व जीवन से जोड़ना। तो जैसे कि मैं अब आपको मारवाड़ी में पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ कि भाई हमारे क्षेत्र का ये थारा पेपर ही उठे हुई है, तो अपनी संस्कृति की बात करा, है ना? भैया की थान में उदाहरण दिया ही, तो इससे क्या बच्चे ने अपने आसपास की संस्कृति के बारे में बताओ थे। भाई अगर थे कोई जठे पढ़ा रहा हो वो गांव में पशुधन ज्यादा है तो बच्चा ने भाई गाय है, आपके सामने उसके गाय के बारे में निबंध लिखा रहे हो, तो गाय के बारे में निबंध लिखा रहे हो तो के कर को ते टावर ने कह दो भाई देखो ते काल जायो घरा और दियो तारी गाय का चार टांग है कोनी, है ना? उका एक दो सिंह ही कोनी, है ना? उका चार थन है कोनी, ऐसा सब चीजें थे उन बता रहे हो वास्तविकता में, दो आंख ही कोनी। तो ये थे निबंध, पहले उन देखियो और पा निबंध लिखियो, तो बच्चा वास्तविकता में वो घर पे जाएगा सबसे पहले बैग बाद में पहले गाकर जाओ, है ना? तो बच्चे को आप इस तरीके से पढ़ा सकते हो, जो स्थानीय संस्कृति उन बताओ, किताब रान बताओ कि होली पर बड़कुला बनाए करी तो अया बनास कहाँ गोबर को यो उपयोग भी उसका है ना? इससे जो आपके सामने जो संस्कृति होती है, जो आपके सामने ये जो गाय गोबर देती है उसका थे उपड़ा क्यों बनाए जाए, समझ में आ गया? इसका खाद का रूप में कहीं उपयोग कर सको, तो बच्चे को अपनी संस्कृति से जोड़ो, इससे बच्चा क्रिएटिव बनता है ना? उसको मजा भी आता है, उसको देखता है कि अच्छा ये ये जो गोबर है इन अफा उरे बेलो करो फिर इन खेत में लेगा तो इससे क्यों खाद बने और खाद बन के क्यों पौधे लगे, तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा, वो देखेगा सारी प्रोसेस को अपने आगे होती हुई, है ना? आप यहाँ बड़ा बड़ा शब्द फर्टिलाइजर उर्वरक उर्वरक करता रहेगा पूरी साल टाबर का समझ में नहीं उर्वरक हो के, और एक है कि छोटी सी बात बताई और टाबर का सबकी में समझ में। तो यही आपकी क्रिएटिविटी है, आप एक टीचर नहीं, आप एक पूरे तरीके से क्रिएटिव पर्सन बनना होगा। अगला है एनसीएफटी। तो पहले था आप एनसीएफ पढ़ लियो, अब उसका बाद में और बदलाव किया गया। कद एनसीएफटी के बारे में क्या था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें क्या आता आपके सामने, एनसीटी में नेशनल कैरिकुलम मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए काउंसिल 2009 में बदलाव देखने को मिले। इसमें क्या था, शिक्षक शिक्षा को अधिक प्रभावी और पेशेवर बनाना। तो आप इतना देर के बालकान कहीं पढ़ाना चाहिए, बालका से संबंधित चीजें, अब शिक्षकान भी थोड़ा समझदार बनाओ। क्यों? 1960 वाली पद्धति पे चल रहा, किताब पेन लिया था कि चौक लिया था बोर्ड पर रगड़ वो करता, समझना? तो शिक्षकों को कैसे अपने व्यवहार में बदलाव करना है, तकनीक में कैसे बदलाव करना है, ये कहां से देखने को मिला, अपने एनसीएफटी के अंतर्गत देखने को मिला। इसमें क्या थी, शिक्षक की नई भूमिका, शिक्षक को एक नया उद्देश्य दिया गया, क्या
केवल पढ़ाने को नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहयोगी बनना है। तो आजकल का बालक कहीं कहीं भाई पहले यहाँ का बालक होया करता जने कि है कि मतलब पहले टेंशन फ्री होया करता, जिन पढ़नो तो वो पढ़ ले, तो नहीं पढ़नो तो कोई जोर को नहीं होता ना, माँ बाप ज्यादा जोर दिया करता, ऐ कहता बेटा की पढ़ाई तो बाद में कर लिया, अपना लावनी हरी लावनी करने चल जाए, आया करता ना, तो बच्चा एकदम टेंशन फ्री रहता था ना, वो कहीं करते कि रामू नौकरी लागो रफा कौन लग गया, ये सब चीजें भी नहीं थी समाज में। तो क्या था, बच्चे पर प्रेशर कम हुआ करता था। आज के टाइम के हर टाइम में बच्चा पर प्रेशर है, प्रतिशत को प्रेशर, परसेंटेज को, और परसेंटेज वाली जिंदगी बाहर निकला, नौकरी लागन को, नौकरी लाग जाए तो बाद में गाड़ी खरीदन को, हर चीज को प्रेशर है। और बच्चा आज के समय इतनी चीजों में इंगेज रहता है, हर चीजों को समझता है। तो अब बच्चे को आप सिर्फ रटा नहीं सकते, आप उसको कैसे उसके दोस्त बनो, उसके सहयोगी किस तरीके से उसको पढ़ाना शुरू करो। समझ में आ गया, उसकी छोटी बड़ी चीजों में। आज के समय बच्चों को आपको अगर आपको बच्चा मायूस दिख रहा है तो उसके पास बैठो, उसको पूछो कि भाई क्या हुआ, तो थाने बेर पाटो कि उन तो काल घर का रोला करया है ना, तो अपना तो कूट लेता, अपना तो हंस लेता। लेकिन आजकल के बच्चे क्या, हर चीजों को सेंसिटिवली ज्यादा समझते हैं। तो उन समझाया कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, समझना। उसके एक दोस्त के रूप में आपको भूमिका में आना है। ये कब बताया गया, एनसीएफटी के अंतर्गत बताया गया। अगला क्या, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, शिक्षा में प्रयोग, प्रोजेक्ट व गतिविधियों का उपयोग करना। तो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण बताया गया जिसमें शिक्षा में क्या, आप प्रयोग करो, प्रैक्टिकल करो, प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखो और गतिविधियों का उपयोग करो। मतलब कर करके चीजों को सीखना है। बच्चे को आपको कंप्यूटर पे ले जाकर उसको प्रैक्टिकल कराने हैं, साइंस में तो लैब में ले जाकर पढ़ाओ, है ना। बच्चे को जब कैलकुलेशन सिखा रहे हो तो उसको वास्तविकता में चीजों सिखाया, कोई नहीं कि पहाड़ा सिखा दिया बस लग गया कि कैलकुलेशन सीखो, पहाड़ा सीखो, पहाड़ा सीखो। उन्हें टावरन क्रिएटिव तरीकों समझाओगे कि भाई कहाँ यूज आएंगे वो सब चीजें आपको। समावेशी शिक्षा की बात करें, सभी बच्चे विशेषकर वंचित वर्ग को शिक्षा पहुंचाना, मतलब मैं आप इस वर्ग तक शिक्षा पहुंचाओ कि आपको 40% वाला बच्चा भी आपके विषय में उतनी रुचि रखे, 90% वाला भी उतने बच्चे रखे। जिस बच्चे का बौद्धिक स्तर कमजोर है, कोई विषय में कमजोर, आप उस पर अधिक ध्यान दो, उस पर ज्यादा जोर दो, ना कि 90% वाला पीछे लगे रहो। वो तो आप ही पढ़ लेगा, नहीं पढ़ाओगा तो भी पढ़ लेगा वो तो। कोई बच्चों दिव्यांग है, कोई बच्चों अया को है जी घर की स्थिति बढ़िया को नहीं, तो उन तरीका से सपोर्ट कर सको कि थोड़ा बहुत है भाई आपने किताबें लाकर दे दिया, उसको पुस्तकें ला के दे दी, समझना। इस तरीके से आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। तो बच्चे को खास करके शिक्षा उस व्यक्तित्व पर भी पहुंचनी चाहिए जो वंचित वर्ग है ना। जिकन भाई जिस बच्चे के पास सब कुछ है वो तो अपने आप धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसका पढ़ने का लेवल अलग होगा। लेकिन जो बच्चा वंचित है उस पर आपको विशेषकर ज्यादा ध्यान देना है। पहले क्या करा करता, होशियार होशियार टाबरा का अलग सेक्शन बांट दो, और क्या करो, कमजोर कमजोरों का अलग, उन्हें अलग पढ़ाया करो। और जो इंटेलिजेंट है, बेस्ट फैकल्टी इंटेलिजेंट पढ़ाती, और जो बेचारा कमजोर होता है उन्हें भैया कमजोर टीचर पढ़ाया करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। तो एक टीचर का होना चाहिए, टीचर ऐसा को नहीं होना चाहिए जो कि जनकी इंस्टाग्राम पर रील वायरल हो रही है, वह नहीं होना चाहिए। टीचर एक खुद एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। जो कैसा हो, जो खुद एक जिसकी पर्सनैलिटी हो, जिससे बच्चे प्रभावित हो, जिसको जब वो बोले तो सारे बच्चे उसको सुने एक बार, 1 मिनट के लिए। समझ में आ गया, जिससे बच्चे प्रभावित हो कि हमारा शिक्षक ऐसा है, हमें भी जीवन में ऐसा बनना है। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना होगा, आपको बोलने का, खाने पीने का, रहने का, समाज में दृष्टिकोण। पहले टीचर होया करता, समाज में एक टीचर होया करता, पूरा गांव में डरा, सारो गांव की क्योंकि इज्जत कराया करता कि भाई मास्टर साहब आ रहे हैं, है ना। और तारे मम्मी पापा ने पूछो कि उनके गांव में अगर कोई टीचर रहा करता तो यहाँ डरा करता जितना आपका माँ बापा भी कौन डरा करता। समझ आए, आजकल का मास्टर की इज्जत को नहीं, क्यों को नहीं, क्योंकि कर्म ही को नहीं है का, पढ़ावी हाथ को नहीं, काम आपको काम ढंग से करे को नहीं। तो जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा वैसे उसको इज्जत मिलेगी। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अपना दृष्टिकोण अलग बनाना है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है और उनको आगे लेकर जाना है। तो यही है, बच्चों को नैतिकता के बारे में बताओ, सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी बताना है। लगातार परीक्षण करना, शिक्षकों के लिए निरंतर परीक्षण व मूल्यांकन की व्यवस्था है। तो अब थे कोई भी मान लो XYZ कोई भी स्कूल ही सरकारी मान लो, उनका टीचर थे एक बार जाके अया पूछ लो कि थे तारा विषय पर मन 5 मिनट बोल के दिखाओ, तो मैं थाने कहूँ 80% अया का मास्टर मिल जाएगा जना आपका विषय का चैप्टर का नाम कौन बेरू, 5वीं क्लास का ही बच्चा कोई भी विषय को बस 3 चैप्टर का नाम कौन बता, इसकी 12 तो बाल बड़ी बात की बात है, यह अलग है ना। और उनने विषय का ज्ञान की बात तो अलग है, विषय छोटो थे उनने, बस सही सा आज के टाइम में उनको अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाना वो भी कौन लगा इसकी, समझ। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि जब वो पढ़ के आए थे, जब वो नए नए नौकरी लगे थे, वो नए नए टीचर, तब वो भी क्रिएटिव थे अपने समय में,
है ना, वो भी उनके अंदर भी जुनून था, वो भी पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ सिलेबस बदलता चले गए और वो अपने जीवन में भाई पैसा आता रहा तो फिक्र किस बात की थी, हटने का डर नहीं था। तो क्या था, उन्होंने अपने परीक्षण पे ना ध्यान दिया, ना खुद पे मूल्यांकन पे ध्यान दिया। तो यही है, शिक्षकों को निरंतर परीक्षण देना जरूरी है, मूल्यांकन करते रहना जरूरी है, ताकि उनका क्या, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा रहे और साथ के साथ वो खुद भी प्रभावी रहें बच्चों के बीच में, और खुद भी क्या रहें बच्चों के बीच में। अब कोई टीचर इंटेलिजेंट है, जो स्टूडेंट वो अच्छा है पढ़ाने में, तो आप सारे बच्चे से अपने आप डरेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि ये इसका जो बौद्धिक स्तर अच्छा है। अब एक टीचर ऐसा जिसको खुद के विषय पर ज्ञान नहीं है, तो सब क्या बच्चे उससे डरेंगे, या कोई भी बच्चा उसको क्या सीख पाएगा उससे, क्योंकि खुद ही वो उसके पास ज्ञान की कमी है। निष्कर्ष की बात करें, भारतीय पाठ्यक्रम भारत की शिक्षा प्रणाली का मूल आधार है। तो भारत जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, वहां पर मूल आधार के बारे में बताया गया है। क्या है इसमें, राष्ट्रीय मूल्यों की एकता बनाए रखने हेतु शिक्षा को लोकतांत्रिक, व्यवहारिक व समावेशी बनाना है। तो आपको क्या बनाना है, बच्चे को ऐसी चीजें पढ़ाओ जिसमें लोकतांत्रिक चीजें देखने को मिले, व्यवहारिक व समावेशी चीजें हैं वो देखने को मिले। एनसीएफ में क्या बताया गया, बोझ मुक्त व बाल केंद्रित शिक्षा बताना। तो जो कोई भी शिक्षा होती है वो कैसी होती है, बोझ मुक्त होनी चाहिए, मतलब जिसमें बच्चे के बसता है उससे ज्यादा वो सीखने पर ज्यादा रुचिकर हो। हाँ? किताबें नहीं होनी चाहिए, उन किताबों से ज्यादा आप क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा। बाल केंद्रित ऐसे पढ़ाई कराओ जिसमें बच्चे पर आधारित शिक्षा देखने को मिलती है। एनसीएफटी 2009 ने शिक्षा से अधिक पेशेवर, नैतिक व समाज उपयोगी हो। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ टीचर हैं वो प्रोफेशनल हो, अपने काम में इंटेलिजेंट हो, नई तकनीक के बारे में उन्हें पता हो। अब थे गणाई राज्य हो, गणाई इंटेलिजेंट टीचर बनोगा जना, लेकिन 5 साल बाद में एआई आ जाएगी, थे भी रिलेवेंट हो जाएगा। क्यों? पढ़ोगा तो थे हाथ को नहीं। शिक्षक वही है जो रेगुलर निरंतर पढ़ता रहे, नैतिक व समाज उपयोगी चीजें हैं वो करता रहे। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित पूरा का पूरा सिलेबस है वो मैंने रिवीजन करा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और डंगो पढ़ रही हो, यही पर्सन थारा कंपटीशन में भी आई जब थे नहीं पढ़ो, जब बाद में जाके दिक्कत हो जाए। धन्यवाद।